अच्छा, सो मोमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं, मोमेंट का जो चैप्टर होता है, सही, अगर आप पेपर के रिस्पेक्ट से देखो तो हार्डली एक या दो एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, सम टाइम तीन तक चले जाएंगे, बट नॉर्मली एक से दो एमसीक्यूज आपको मिलते हैं। ओके। एंड पेपर पेपर टू के अंदर जो है, पेपर फोर के अंदर थ्योरी के अंदर, सही है, थ्योरी के अंदर आपके पास जो है वो तकरीबन 5 to 7 मार्क का इसका एक क्वेश्चन आता है, सही, यूजुअली इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होता है, किसी और टॉपिक से कम ही रिलेट करके देते हैं, यूजुअली अपना अलग क्वेश्चन इसका होता है, सही है। अच्छा, इसके जो क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सारे इजी होने वाले हैं अगर तुम्हें समझ में आ गया तो। ओके। इजी तब होगा जब तुम्हें समझ में आएगा। और दूसरी चीज़ ये कि सारे रिपीट क्वेश्चन होते हैं, मतलब पैटर्न सबका सेम होता है, तुमने एक क्वेश्चन में पैटर्न पकड़ लिया कि किस पैटर्न पे वो तुमसे बार बार पूछ रहा है, तुमसे सारे हो जाने। ओके। सो इजी और रिपीटेड। ओके। चलो ये हो गया। आ जाओ भी स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम मोमेंट जो होता है ना, मोमेंट हम कहते हैं बेसिकली, अब पहले तो डेफिनेशन देख लो, इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। सही, इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी मुझे करनी है। सही है कि हमारे पास जो है ये पिवट क्या होता है, सही, पिवट क्या होता है, सही, एंड साथ में फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम क्यों ले रहे हैं, पैरेलल क्यों नहीं ले रहे, सही है, इसको भी समझाना है। सही है। सो ये दो बातें होंगी। अच्छा, तो अब देखो सीन ये है बच्चों, सबसे पहले तो अगर मैं इसको ना कुछ कॉमन एग्जांपल से तुम्हें समझा पाऊँ, तो मोमेंट जो होता है ना, रोटेशन की हम बात कर रहे होते हैं इसमें, राइट, मोमेंट जो है ना, हम बेसिकली रोटेशन को कह रहे होते हैं, सही, ये हमारे पास जो है रोटेशन होता है, राइट। अब तुमने देखा होगा कि कोई भी चीज़ रोटेट कर रही है, सही है, तो उसका कोई ना कोई फिक्स पॉइंट होता है, वहीं से रोटेट करी होती है। तुम पंखा पंखा सोचो तुम, तो पंखे का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, जो सेंटर होता है वो फिक्स होता है, और जो उसके विंग्स होते हैं, जो पंखे के जो विंग्स होते हैं वो घूम रहे होते हैं, राइट। सो ये वो हो गया मोमेंट होता है, राइट। इसी तरह तुम्हारे डोर्स होते हैं, जितने दरवाजे हैं, दरवाजे जो है ना, एक तरफ से दीवार के अंदर फिक्स होते हैं, जिसको हम हिंज कहते हैं, हिंज। ओके। वहां पे वो फिक्स होते हैं, दूसरी तरफ से हैंडल लगा हुआ होता है, राइट। तुम हैंडल खोलते हो और तुम्हारा दरवाजा जो है वो आराम से खुल जाता है, राइट। सो वो वाला जो जिस पॉइंट पे वो दीवार दीवार के साथ लगे हुए हैं, दीवार के साथ फिक्स हैं, जिसको हम हिंज कहते हैं, वो फिक्स पॉइंट वो पिवट हुआ, राइट। और जहाँ से आपने दरवाजा खोला वो आपका, वो आपने फोर्स लगाई, राइट, आपने परपेंडिकुलर फोर्स लगाई, तुम दरवाजे को आगे धक्का दे रहे हो तो तुमने फोर्स लगाई, राइट, दरवाजा खुल गया। सिमिलरली सी सॉ, तुम बचपन में हर हर बच्चे का बचपन ऐसे ही रहा होगा कि उसने जो है ना वो सी सॉ पे कुछ ना कुछ झूले झूले होंगे, सही है। तो सी सॉ में क्या होता है, सेंटर वाला पोर्शन जो होता है वो फिक्स होता है, एंड साइड में जो है ना, तुम एक तरफ से एक बच्चा बैठता है, दूसरी तरफ से भारी वाला बच्चा बैठता है, तो वो हल्का वाला ऊपर चले आता है, फिर हल्का वाला जोर लगाता है तो भारी वाला नीचे आ जाता है, राइट, लाइक दैट। इसी तरह से जो कैंची होती है, तो कैंची के अंदर भी तुमने देखा होगा कि सेंटर जो होता है वहाँ पे वो फिक्स होता है, राइट, पीछे वाली तरफ हैंडल होता है और आगे की तरफ जो है वो उसके धार होती है जिससे वो काटती है, राइट। तो ये तुम्हारे पास जो है मोमेंट की एग्जांपल है, राइट। इसी तरह से तुम गाड़ियों में बैठते हो, तुम गाड़ियों में, राइट, तुम्हारे स्टेयरिंग्स होते हैं, तो अब तुम क्या करते हो, तुम स्टेयरिंग सेंटर से फिक्स होता है, तुम अगर घुमाते हो तो एक तरफ से पकड़ के घुमाते हो, आराम से घूम जाता है, राइट। इसी तरह से तुम अगर बाइसाइकिल चलाते हो, कोई स्कूटी चलाते हो, या और कोई इस तरह की चीज़ चलाते हो जिसमें हैंडल है, सो हैंडल बिल्कुल सेंटर से फिक्स है, राइट, और साइड में जो दो हैंडल दिए हुए हैं, तो तुम एक तरफ से मोड़ोगे तो राइट को चली जाएगी, दूसरी तरफ से मोड़ोगे तो लेफ्ट को चली जाएगी, राइट। सिमिलरली अगर तुम बाइसाइकिल चला रहे हो, उसमें पैडल है, सही है, सो पैडल पे तुम क्या कर रहे हो, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो, वो सेंटर से फिक्स होता है, तुम परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो वो मूव करने लगता है, राइट। तो ये बहुत सारी एग्जाम्पल जहाँ जहाँ पे रोटेशन आ रहा है ना, जहाँ जहाँ पे, वो सारी एग्जाम्पल जो है वो मोमेंट के अंदर आ जाती हैं। ओके, सही। मोमेंट का चैप्टर जहन में आ रहा है कि एप्लीकेशन जहन में बैठी है बच्चों, जरा हाँ ना बोलो कि तुम लोग को आ रहा है जहन में किस तरह से ये चल रहा है काम। यस। परफेक्ट। चलो, ये बात समझ में आ रही है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है कि भाई हमारे पास जो है वो मोमेंट किस तरह से कैलकुलेट होता है, कितना होता है, क्या मेजरमेंट किस तरह से होती है, तो उसको ज़रा समझते हैं। तो उसके लिए जो है ना, सबसे पहले तो मोमेंट का आप एक फार्मूला हमारे पास होता है, सही है। मोमेंट का जो फार्मूला होता है वो हम कहते हैं कि भाई फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके। देखो, अगर तुम पेपर में जो है ना मोमेंट के डेफिनेशन में तुम ये फार्मूला लिखोगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सही। अच्छा, सिमिलरली ना कुछ लोग जो है वो मोमेंट को जनरली, मैंने जहाँ जहाँ पे भी देखा है, वो मोमेंट को जो है ना वो एम से रेफर होता है, एम से, सॉरी, इस सिंबल से रेफर होता है जो मैंने बनाया हुआ है, बट अगर आपने जो है मोमेंट को एम से रेफर करने की कोशिश की तो भी सही है।
ओके, एम से अगर रेफर करने की कोशिश की तो भी सही है, कोई मसला नहीं है। ओके, अच्छा जनाब चलो, सही है। यूनिट तुम्हारे पास है, फोर्स होता है न्यूटन, और मोमेंट मीटर, डिस्टेंस होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका यूनिट हो गया, राइट। यूनिट पता होना चाहिए, आंसर के साथ लिखना होता है। और मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सही है। अच्छा, अब अगर तो मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तुम में से कोई बता सकता है कि वेक्टर क्वांटिटी में की क्या स्पेशलिटी होती है ओवर द स्केलर क्वांटिटी, एनीबॉडी? यस। Vector has डायरेक्ट, direction and magnitude. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, सही। ऑल्दो स्केलर के अंदर भी डायरेक्शन होती है, बट वेक्टर के, ऑल्दो स्केलर के अंदर भी मैग्नीट्यूड होता है, बट वेक्टर के अंदर डायरेक्शन होती है, राइट, जो कि उसको डिफरेंट बना देती है, राइट। नाउ, अब ये जो डायरेक्शन है, ये किस तरह की डायरेक्शन होने वाली है? एक एक तो हमने डायरेक्शन पढ़ी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, राइट। एक तो ये डायरेक्शन है। मूवमेंट की डायरेक्शन ना ऐसी नहीं है, मूवमेंट की डायरेक्शन इसके इसके बरक्स है, मूवमेंट की डायरेक्शन इसके अगेंस्ट है, राइट। मूवमेंट में ना दो किस्म की डायरेक्शन होगी। मूवमेंट की डायरेक्शन को आप कहोगे ये तो भाई क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, ये तो आप कहोगे एंटी क्लॉकवाइज, सही है, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। एंटी क्लॉकवाइज को ना समटाइम काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज, सही हो गया। ये दो डायरेक्शन होती है। अच्छा, ये क्या बल है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या बल है? तो उसके लिए ना तुम इमेजिन करो, तुम्हारी एक घड़ी है, सही है, घर में तुम्हारी घड़ियां लगी हुई होंगी, सही है, ऑल द टाइम अच्छा नहीं चल रहा है आजकल, लेकिन घड़ियां लगी हुई है तुम्हारे घर में, सही। ये मान लो घड़ी है, सही। और घड़ी के अंदर जो है ना वो हम तो थोड़े से टाइम ले लेते हैं, लेट से 12, 6, 3 एंड 9, राइट। घड़ी इसी तरह से होती है, राइट। अच्छा, अब जो घड़ी की जो निडल होती है ना, कोई भी एक निडल पकड़ लो, सही है। घड़ी की जो निडल है वो, अबे यार, घड़ी की जो निडल है वो निडल किस तरह से घूमती है अगर तुम याद करो। सो घड़ी की निडल जो है वो तुम्हारे पास वो, लाइक आप कह लो कि इस तरह से चल रही होती है, राइट। इस तरह से चल रही होती है, राइट। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 एंड 12 एंड सो ऑन, राइट। सो ये जो डायरेक्शन होती है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाती है, ओके। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है, वेरी गुड, सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो बेसिकली आपके पास इस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी, सही है? ये क्लॉकवाइज है, राइट। इसके अपोजिट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अगर तुम्हें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज याद नहीं होती, तुम जो है ना वो घड़ी एग्जाम में ले जाना, उससे देख लेना कि भाई क्लॉकवाइज किस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज उसके अगेंस्ट हो जाएगी, ओके। ये तुम्हारे पास जो है ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये दो डायरेक्शन इसकी होती है, राइट। इन दोनों में से कोई भी एक होगी, सही। अच्छा, तुम्हें हम अभी पिछले चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं फोर्सेस का, हमने वहाँ पे देखा था, तुम लोग मुझे याद कराओगे कि अगर जो है ना एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रही होती थी, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक फॉरवर्ड फोर्स लग रही है लेट से 5 न्यूटन की, और एक बैकवर्ड फोर्स लग रही है लेट से 8 न्यूटन की, तो मुझे बताओगे कि अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते थे तो उसके लिए क्या करते थे, एनीबडी, किसी को याद हो तो? बैकवर्ड्स की होगी वो 3 3 न्यूटन। 3 न्यूटन बैकवर्ड का कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, जो कर रहे हो वो भी तो बताओ ना, वही तो समझाना है। 8 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन। -5 न्यूटन, और माइनस क्यों किया भाई आपने, क्योंकि क्या कौन? रिजल्टेंट फोर्स? अबे क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट थी ना, ये बोलोगे, सही। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, सही है। सो सिमिलरली मोमेंट के अंदर भी बिल्कुल सेम केस है, बिल्कुल। अगर तुम्हारे पास दो क्लॉकवाइज मोमेंट है तुम उनको ऐड कर लोगे, अगर तुम्हारे पास दो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तुम उनको भी ऐड कर लोगे, लेकिन अगर एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो तुम जो है वो उनको सब्ट्रैक्ट करोगे ड्यू टू द डिफरेंस इन डायरेक्शन, एंड जो भी रिजल्ट आएगा तुम उसको बता दोगे कि भाई ये आ रहा है, राइट। अच्छा जी, हम ना इसी तरह से रिजल्टेंट मोमेंट को ट्राई करते हैं कुछ, राइट। मैंने कुछ केसेस दिए हैं, सही है। अब देखो, मेरे पास जो है ना ये पिवट है, हर केस के अंदर ये पिवट होने वाला है, जो ट्रायंगल मैंने रखा हुआ है ये पिवट होने वाले हैं, सही। तुमने स्कूल के अंदर ना ये इस तरह से कोई एक्सपेरिमेंट किए होंगे, अगर कोई बोरिंग टीचर आ जाता है पढ़ाने, तो तुम क्या करते हो, अपना स्केल निकाल दो, अपना पेंसिल निकाल दो, अपनी शार्पनर निकाल दो, रबर निकाल दो, बराबर वाले से इंक का पाउच ले लेते हो, सही है, और इधर बराबर वाले से कुछ और वेट ले लेते हो, राइट। तुम स्केल लगाते हो, नीचे जो है वो शॉर्पनर वगैरह रखते हो, राइट, और फिर उसको बैलेंस करने की होशियारी कर रहे हो, तो सही ऐसे तुमने क्या होगा, तुमने नहीं किया तो हम नहीं किया था, हम बैक बेंचर्स से अल्लाह के फजल करम से, तो हमने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, सही है। तो तो अच्छा, लेट्स से अगर मेरे पास जो है ना यहाँ पे फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, और ये पिवट है, पिवट से जो है ना डिस्टेंस मेरे पास है, पिवट से मेरे पास डिस्टेंस लग रहा है
लेट्स से 5 सेंटीमीटर का, ओके। अब देख रहे हो, तुम देख रहे हो कि फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर आ रहे हैं, ओके। तो अगर फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर आ रहे हैं और मोमेंट तुमने निकालना है, तो मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करते थे? एम इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, राइट। फोर्स हमारे पास है 10, डिस्टेंस हमारे पास है 5, राइट। तुमने मल्टीप्लाई किया तो ये तुम्हारे पास आ गया 50। लेकिन डायरेक्शन क्या हुई? अब देखो, डायरेक्शन के लिए तुमने क्या करना है? तुमने फोर्स को पिवट के अराउंड घुमा देना है, जहाँ पे भी पिवट होगा तुमने फोर्स को घुमा देना है, राइट। और तुम फिर याद करो कि तुम्हारी घड़ी किस तरह से चलती थी, आज वो घड़ी देख लो। फोर्स यूं लग रही है और घड़ी भी यूं ही चल रही है, राइट। तो तुम्हारे पास ये हो गया क्लॉकवाइज, ओके। ये तुम्हारे पास हो गया क्लॉकवाइज, सही है। क्लॉकवाइज, सही है। दूसरा केस ले लो। दूसरे केस के अंदर मैंने यहाँ पे लगा दिए 8 न्यूटन की फोर्स लगा दी, सही है। और डिस्टेंस मैंने ले लिया, लेट्स से 4 न्यूटन, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मैंने ले लिया, ओके। अब तुम अगर देखो तो भाई तुम्हारे पास आ जाएगा, फोर्स 8 आ रही है, इंटू 4 करोगे, सही है। सो तुम्हारे पास, अच्छा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तब जाके होगा, सही है। मैंने अभी यहाँ पे नहीं किया हुआ, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास जो यूनिट बनेगा वो न्यूटन सेंटीमीटर बनेगा, ओके। क्योंकि मैंने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। आपकी मर्जी है, आप कन्वर्ट करो ना करो, बट क्वेश्चन में डिपेंड, अगर जो भी आप कन्वर्जन नहीं करो तो वही यूनिट आप लिखोगे, ओके। अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया और आपने यूनिट न्यूटन मीटर लिख दिया, गलत हो जाएगा, ओके। इफ यू आर नॉट कन्वर्टिंग देन यू हैव टू राइट द सेम यूनिट जो भी उसने पेपर में दे रखा है, ओके। सो 8 टाइम्स 4 इज 32, 32। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा न्यूटन सेंटीमीटर, ओके। अगर आंसर में उससे यूनिट लिख के दिया हुआ है या वो बोल रहा है कि न्यूटन मीटर में निकालो, देन यू आर नॉट अलाउड टू यूज 4 सेंटीमीटर, यू हैव टू कन्वर्ट इट, ओके। चलो ये बात हो गई, आगे आ जाओ, अगला देख लेते हैं। दो फोर्सेस लग रही, दो फोर्सेस लग रही। इसमें इसमें ट्राई करते हैं। लेट्स से मेरे पास जो है वो एक ले लेते हैं हम, 4 न्यूटन की, सही है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, सही है, 5 सेंटीमीटर। और एक फोर्स में ले लेता हूँ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ रह गई, डायरेक्शन बताना। सही, अब देखो ये फोर्स लग रही है, फोर्स को तुम क्या करोगे? तुम पिवट के अराउंड घुमा दो, पिवट के अराउंड घुमा दो, सही है। फोर्स को जब तुमने पिवट के अराउंड घुमाया तो तुम्हें पता चल गया कि भाई तुम्हारी घड़ी तो ऐसे ही चलती थी, अगर तुम ये घड़ी अज्यूम करो तो घड़ी तो यूं ही चलती थी, राइट। तो ये तो क्लॉकवाइज आ रहा है, राइट। तुम इसको पूरा चाहो पूरा भी घुमा सकते हो, सही, यूं भी घुमा सकते हो, सही। तो तुम्हारे पास तुम्हें दिख रहा है कि ये क्लॉकवाइज जा रहा है, राइट। और चूंकि ये क्लॉकवाइज आ रहा है, तुम यहाँ पे लिख दो क्लॉकवाइज, राइट, क्लॉकवाइज, ओके। आगे आ जाओ, ये कर लेते हैं। सही, अब इसमें मैंने दे रखा है, लेट्स से ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर ले लो, सही। और ये ले लो, ये 6 न्यूटन ले लो, 6 न्यूटन, राइट। अब तुम्हारे पास क्या होगा? दो अलग अलग मोमेंट निकलेंगे, राइट। एक एक निकलेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 से, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 से, सही है। सो वो तुम्हारे पास जो आएगा 30, सही है, न्यूटन सेंटीमीटर। एक तुम्हारे पास निकलेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 से, 4 टाइम्स 5 से, सही है, वो तुम्हारे पास हो जाएगा 20 न्यूटन सेंटीमीटर, न्यूटन सेंटीमीटर, ओके। ये तुम्हारे पास आ गए। अब देखो यहाँ पे जब रिजल्टेंट मोमेंट निकलेगा, यहाँ पे तो जो भी एक ही फोर्स दी हुई थी तो उसकी वजह से वो मोमेंट भी एक ही निकल रहा था। लेकिन यहाँ पे दो फोर्सेज आ रही हैं और उसकी वजह से दो मोमेंट आ रहे हैं। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे। तो तुमने देखी डायरेक्शन, इसको भी घुमाया पिवट के अराउंड, इसको भी घुमाया पिवट के अराउंड, राइट। सो ये दोनों की सेम डायरेक्शन आ रही है, राइट। दोनों की सेम डायरेक्शन आ रही है। सो जब दोनों की सेम डायरेक्शन आ रही है तो तुम्हें पता चल गया, तुम्हें ऐड करना है, बोथ आर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो तुम दोनों को ऐड कर लोगे, राइट। सो तुम जब ऐड करोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा 30 + 50, 30 + 20, तो ये हो जाएगा 50, 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर, न्यूटन सेंटीमीटर, सही। चलो ये बात हो गई, ये बात हो गई, आगे चलते हैं। अब तुम लोग से सॉल्व करवाते हैं। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन तुम लोग से सॉल्व करवाएंगे। अच्छा जी, लेट्स से लेट्स से मैं जो ना फोर्स दे देता हूँ, मैं तुम्हें फोर्स दे देता हूँ यहाँ पे 4 न्यूटन, ये चलो मैं दे देता हूँ 8 न्यूटन, चलो 8 ही न्यूटन, 8 न्यूटन आ गई, सही है, सही। और मैंने ना डिस्टेंस दे दिया यहाँ से यहाँ तक का, लेट्स से 10 सेंटीमीटर, सही है। और ये वाली फोर्स मैंने दे दी है 10 न्यूटन की, और डिस्टेंस मैंने दे दिया 12 सेंटीमीटर का, सही। आ जाओ भाई, कौन सॉल्व करवाएगा? ईमान से करवा लेते हैं। ईमान, ईमान जिंदा हो ईमान? जी। ईमान ज़रा सॉल्व करवा दो यार, कैसे करेंगे, कुछ आइडिया दे दो प्लीज़।
First we'll do 8 multiplied by 10, Okay, good. 8 into 10. Then this gives us and 80. then, Hmm. yeah, and then 10 multiplied by 12, 10 times 12. Okay, very nice. This and gives then us. 80, Okay, okay, yeah, okay. 120. 120. Fine. Now, Newton centimeter. so do we add or do we subtract? What do you say? Like to find the resultant, do we add the two moments or do we subtract? What do you say? Add, Why? अच्छा अगर चलो डायरेक्शन देखते हैं no, डायरेक्शन. Why not? we will subtract Why? Reason because, of the डायरेक्शन. बिल्कुल सही कहा आपने. डायरेक्शन कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो. देखो, आपके पास ये डायरेक्शन यहाँ पे आ रही है सही, ये डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट आ रही है, देख रही हो ना, ऑपोजिट आ रही है, पता चल रहा है ईमान. जी, राइट. तो इस वजह से अब आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, राइट. अच्छा जी ईमान, मैं पूछता हूँ कि किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, आप क्या बोलोगी? 120 by 80, अगर मैं 80 बाय -120 करूँ देन वुड दैट मेक. 9, नहीं, क्यों, क्या मतलब, कोई प्रॉब्लम होगा? yeah, क्या प्रॉब्लम होगा? will come in negative. सो व्हाट? You know that the negative and positive sign in the vector quantity shows the direction, no? Yeah, So we are not changing it. We are not changing the direction. We are not. It's up to us that whatever the direction we choose, right? So okay, fine. चलो देखो concept देखो. अगर if I do 120 minus 80, which mean, अच्छा look, this is the clockwise moment and this is the anti-clockwise moment, right? Now it's up to us to take the clockwise moment as positive, so we have to take the anti-clockwise moment as negative, right? So in this case, 80 minus 120 gives us negative 40, and that negative 40 tell us that the resultant moment is in anti-clockwise direction, right? Because the anti-clockwise has a greater moment, right? Are you getting that, right? yeah, ठीक है. But if we consider the anti-clockwise movement as positive and the clockwise movement as negative, and we find the resultant, so 120 minus 80, this will gives us 40 with a positive sign. But again, this positive sign shows us that the resultant movement is in an anti-clockwise direction, right? So it doesn't matter whether you take a positive sign, whether you subtract 80 from 120 or 120 from 80, right? But you should know which direction you're considering as positive or negative, right? Getting now? ठीक है. Sure. चलो. So I am considering this. आपने कहा था, मैं आपकी बात मान रहा हूँ. ओके, हैप्पी हैप्पी. चलो ये आ गया. And I'll get 40 with a positive sign, and that positive shows, अच्छा, I'm taking this as the clockwise movement, and sorry, the positive as an anti-clockwise and the negative as a clockwise. So I'll get positive, and that positive shows us that the resultant moment is in anti-clockwise direction, right? चलो आगे आ जाओ. बेहतरीन भाई बेहतरीन. अच्छा जी, किससे करवाएं, अगला करवा लेते हैं. अगला अगला अली से करवा लेते हैं. अली ज़रा आ जाओ, तुम्हें तंग कर दें. अली, मैंने ये फोर्स दे रखी है 10 न्यूटन की, सही है. ये फोर्स मैंने दे रखी है 5 न्यूटन की, सही है. ये फोर्स मैंने दे रखी है 12 न्यूटन की, सही है. अच्छा, अली देखो, ये पूरी लेंथ जो है ना वो मेरे पास है. ये मेरे पास है तकरीबन, समझ लो 4 मीटर की, सही है, 4 मीटर. ओके, 4 मीटर, राइट. और ये जो है, ये जो पिवट लगा हुआ है, ये मिड वे पे लगा हुआ है, मिड वे पे. ओके. एंड ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये मेरे पास है. ये मेरे पास है 1.1.2. ओके, 1.2 मीटर. ओके, चलो. अच्छा अली, ज़रा मुझे बता दो कि रिजल्टेंट मोमेंट के लिए क्या करेंगे भाई? सर अगर हम अपवर्ड ऑयल लगा निकालेंगे तो 5 × 1.2 कर देंगे, हैं. जो ओ, ऊपर हो रही है. 5 मल्टीप्लाई बाई 1 पॉइंट, अच्छा ओके. 5 मल्टीप्लाई, आप कह रहे हो कि
चलो आप कह रहे हो कि भाई 5 × 1.2 कर देंगे, और क्या करेंगे भाई? और अगर ये मिड वे में पिवट लगा हुआ है तो इस यस। पिवट तक होना चाहिए 10 वाले का। हम्म। 4 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, सो आप कह रहे हो कि 10 × 2 हम कर दें। चलो परफेक्ट, परफेक्ट, बिल्कुल सही बताया। एंड व्हाट अबाउट दिस 12 वन? और अगर हम ये 12 से 5 तक जाएंगे तो आई गेस 4 - 1.2 होगा। 12 से 5 तक क्यों जा रहे हो भाई? नहीं, अगर 12 पे जाएंगे तो फिर 4 - 1.2। है 12, बट एक गलती हो रही है। देखो, याद रखना बच्चों कि तुम्हें जितने भी डिस्टेंसेस लेने हैं मोमेंट के अंदर अपनी ज़िंदगी में, याद रखना कि तुम्हें जितने भी डिस्टेंसेस लेने हैं वो सारे के सारे कहाँ से होने चाहिए? वो सारे के सारे पेविट से होने चाहिए। ओके, इधर डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन देख लो जल्दी से। हमने कहा था कि ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम द पिवट। अच्छा, पिवट क्या होता है? पिवट बेसिकली ना फिक्स पॉइंट होता है। पिवट ना ऐसा पॉइंट होता है कि जो मूव नहीं कर रहा होता बॉडी में, राइट? पंखा घूम रहा होता है, तो बीच वाला जो पोजीशन, बीच वाला जो वो होता है, ऑल्दो वो गोल गोल तो घूम रहा होता है, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है वो नहीं घूम रहा, बल्कि वो जो साइड वाले विंग्स है वो घूम रहे हैं, राइट? इसी तरह दरवाजा जब खुलता है तो वो जो जहाँ पे वो फिक्स होता है वो नहीं तुम्हें लग रहा होता कि वो मूव कर रहा है, बल्कि वो पूरा दरवाजा आगे से दरवाजा मूव करता है, राइट? सो आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास जो जितने भी मूवमेंट के क्वेश्चन आने लगे हैं उसके अंदर जो आपने वो लेना है डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हमेशा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? फ्रॉम द पिवट टिल दिस पॉइंट फॉर द 5 न्यूटन फोर्स, फ्रॉम द पिवट टिल दैट पॉइंट फॉर द 10 न्यूटन फोर्स, एंड फ्रॉम द पिवट टिल 12 न्यूटन फोर्स। समझ रहे हो ना भाई? अली समझ रहे हो ना? यस। चलो दोबारा से बताओ, 5 न्यूटन के लिए क्या करेंगे? अगर पिवट से अगर वहां तक 2 हो जाएगा। 5 न्यूटन तक का, ये 10 का? 10 वाले में तो 2 ही होगा, 5 में भी। 5 में 2 कैसे हो सकता है बे? देखो इधर, 2 - 1.8। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि देखो 4, अगर ये 4 मीटर की रॉड है, तो 4 मीटर की रॉड का मतलब है कि पिवट से मिडवे तक जो है वो 2 मीटर होने वाला है, एंड दूसरा जो है वो 2 मीटर होने वाला है, ऐसे ही ना? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। अच्छा जनाब, 2 मीटर हो गया, राइट? अच्छा जीरो मैंने पॉइंट वन एट हो पॉइंट जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो 0.8 ये वाला हो जाएगा, परफेक्ट। सही है, 0.8 हो जाएगा, परफेक्ट, सही हो गया ना? समझ में आ गया? सो यहाँ पे आ यस। जाएगा 0.8। चलो अगले वाले का आपने कहा 12 के लिए तो स्ट्रेट अवे 2 कर देना है हमने, राइट? यस अच्छा हो गया जी, ना। चलो ये तो एक फड्डा तो हो गया। अब दूसरा फड्डा कि हम डायरेक्शन क्या ले लें, हम सॉरी, हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किस तरह से करें? आपके क्या ख्याल है? ये जो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब जो हम्म। एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, ये 12 वाला, इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके, लेकिन लेकिन सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सा क्लॉकवाइज है, वो कैसे बताओगे? 12 वाला जो इस पे 12 न्यूटन लगी, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। कैसे पता चल रहा है आपको? क्योंकि अगर हम घड़ी की एग्जांपल लें तो उससे इस हम्म। ऑपोजिट डायरेक्शन में एज पर क्लॉकवाइज। चलो ओके, ओके, और कोई है एंटी क्लॉकवाइज? और देखो आसान तरीका 5 बताऊं, वाला, और 5 वाला भी। 5 वाला भी वेरी गुड। देखो आसान तरीका ये कि जो भी फोर्स है ना उसको गोल घुमा दो पिवट के अराउंड, गोल घुमा दो पिवट के अराउंड, सही है? गोल घुमा दो पिवट के अराउंड, सही है? अब तुम्हें ये दिख रहा है, जब तुमने इन दोनों फोर्स को गोल घुमाया पिवट के अराउंड, सही है, तो तुम्हें ये दिख रहा है एक घड़ी की उल्टा जा रहा है, ये सही है, उल्टी घड़ी चल रही है इनकी, सही है? तो ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसकी घड़ी देखो, इसकी घड़ी सीधी चल रही है, राइट? तो ये क्लॉकवाइज हो गया, राइट? जितने भी फोर्सेस आ रही है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या करना है? पिवट के अराउंड घुमा दो, पिवट के अराउंड। पिवट के अराउंड का ये मतलब नहीं है, पिवट के अराउंड का ये मतलब नहीं है, ओके? पिवट के अराउंड का मतलब है ऐसा घुमाना है तुमने, जहां पे भी पिवट लगा हुआ है, पिवट पिवट यहाँ लगा हुआ है, तो तुम इसको यूं नहीं घुमा सकते हो, तुम्हें इसको हमेशा यूं ही घुमाना है, ओके? चलो वेरी गुड, हो गया, सही है। सो तुमने ये कहा कि भाई अगर मैं इस 12 न्यूटन की फोर्स को इसके साथ ऐड कर दूं और इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, राइट? आई एम कंसिडरिंग द क्लॉकवाइज यस। मोमेंट एज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव, राइट? सो 12 2 24, 24 प्लस 5 × 0.8, हाउ मच? 1/2 और 4 4, ओके, ओनली माइनस 20। 20, सही है? सो 28 माइनस 28 आ जाएगा। समझ रहे हो ना यस। भाई? यस। 8 न्यूटन मीटर। चलो मीटर। परफेक्ट हो गया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आ जाओ भाई, आ जाओ, एक और बच्चे को तंग कर दें। किस बच्चे को तंग करें? रुमैसा है, रुमैसा, रुमैसा, हाँ रुमैसा, रुमैसा आ जाओ, तंग करते हैं आपको।
अच्छा जी। जी और वैसे देखो, मैंने ना रॉड दे रखी है। मैंने मैंने ऐसी रॉड दी हुई है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दे दिया। सही है। और अबे यार थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये। सही, मैंने पूरी रॉड का डिस्टेंस आपको दे दिया। सही है। और वो मैंने दिया है 3 मीटर का। ओके, 3 मीटर की रॉड है। ओके, ये रॉड मिडवे पे ही है, मिडवे, यानी पिवट इसका मिडवे पे। ओके। और मैंने जो है ये वाला डिस्टेंस, जैसे अगर मैं ये पूरा डिस्टेंस दूं, अगर मैं ये पूरा डिस्टेंस दूं तो कोई फायदा होगा? चलो मैं ये पूरा डिस्टेंस दे देता हूँ। मैंने ये पूरा डिस्टेंस आपको दे दिया 2 मीटर का। ओके, सही हो गया। और मैंने जो है ये पूरा डिस्टेंस जो है वो मैंने 2.2 मीटर का दे दिया। ओके, चलो सॉल्व करा दो बेटा। तो सॉल्व करा दिया ना तो क्या ही बात हो जाएगी। और सर इसमें आपने कोई वो तो दिया ही नहीं है फोर्स। फोर्स भी दे दूं? अरे यार कितनी चीज़ें मांगोगी यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? अच्छा देनी पड़ेगी ना, उसके बगैर तो काम ही नहीं होगा। सही सही, ले लो ले लो। अच्छा ये लो, ये ले लो 5 न्यूटन। सही है, ये ले लो 6 न्यूटन, ये ले लो 7 न्यूटन। हैप्पी? चलो आ जाओ भी, करवा दो प्लीज़, करवा दो। कैसे करवाओगी? सर सबसे पहले 6 न्यूटन वाले फोर्स की कर लेते हैं, पिवट से उसका निकालेंगे तो ये फिर 1 मीटर होगा। कैसे 1 मीटर कैसे? सर वो नीचे वाला करेंगे ना, तो आपने 2 मीटर की रॉड की हुई, रॉड ड्रॉ की हुई है, तो पिवट से 6 न्यूटन तक उसका 1 मीटर होगा, कि वो डाया नंबर। नाइन, नाइन, ब्रो ब्रो। सबसे पहले तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले तो जो टोटल लेंथ है उसको हाफ करना है। सही, सबसे पहले क्या करना है? टोटल लेंथ को हाफ करना है। टोटल लेंथ कितनी है रॉड की? सर इधर 3 मीटर। 0.5 होगा। अबे रुक तो। नहीं, हाँ हाँ, सही है। सबसे पहले तो 3 को आप हाफ कर लो, कितना आएगा? 3 को हाफ करोगे कितना आएगा? 2.5। अबे वन वन पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव सही, 1.5 आ गया। चलो 1.5 आपको भी चल गया, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। सही। अच्छा जी, वो ये आ गई 1.5। ओके। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक मुझे और कितनी चाहिए होगी कि ये 2 बन जाए? 0.5। वेरी गुड, आया ना समझ में? जी सर। परफेक्ट, सही। सो पिवट से आपको कितना बच चल गया? 0.5। ओके, 6 न्यूटन का फड्डा हो गया सॉल्व। 6 न्यूटन, 6 न्यूटन में हमने रखा 6 न्यूटन इंटू 0.5। सही, क्योंकि वो पिवट से आ रहा है। आगे चलते हैं। आगे आ जाओ, 5 न्यूटन पे आ जाओ। 5 न्यूटन पे, 5 न्यूटन वाली फोर्स के लिए क्या करोगी? स्ट्रेट सर फॉरवर्ड काम है। उसको कैलकुलेट करेंगे पिवट अबे से। डिस्टेंस, डिस्टेंस बताओ। 5 न्यूटन इंटू डिस्टेंस हाउ मच? यस, सर पिवट से वो कितना दूर लगा है पहले ये बताओ। सर 2.2 माइनस 0.5। 2.2 माइनस 0.5 आए, नहीं सर ब्रो। 1.5। हाँ ब्रो, पिवट के सेंटर से वो बिल्कुल एंड पे जा रहा है ना, आपने ये वाला डिस्टेंस आपको लेना है। समझियो ना? जी जी सर, सही ओके है। ओके। तो 3 मीटर का टोटल डिस्टेंस है, राइट? और पिवट को अगर आधा कर दोगी, पिवट से आधा डिस्टेंस लोगे तो 1.5 आ जाएगा। चलो वेरी गुड हो गया। अच्छा जी, आखिरी फोर्स बच रही है, 7 न्यूटन की बच रही है। जरा 7 न्यूटन के लिए भी बता दो क्या करेंगे। डिस्टेंस बता दो कितना आएगा 7 न्यूटन के लिए। सर वो तो फिर पूरा ही हो जाएगा। देखो 7 न्यूटन का डिस्टेंस लेना है आपने यहाँ से यहाँ तक। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर 7 न्यूटन का यहाँ तक लेना है, इधर तक। सही, डिस्टेंस पहचानो प्लीज। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेना है? डिस्टेंस आगे यहाँ से यहाँ तक लेना है। ओके, सही हो गया। आपको ही पता है कि मिडवे से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 1.5 है। आपको ये बात पता है। ओके। और आपको क्या बात और पता है? आपको ये बात भी पता है कि 2.2 जो है वो एंड से लेकर अगर अगर ये 1.5 है, सही है। सो 1.5 में यहाँ तक और मुझे कितना डिस्टेंस चाहिए होगा कि 2.2 बन जाए? बता सकती हो? सर 0.7। 7। वेरी गुड, वेरी नाइस, सही। सो 0.7 समझ में आया? थोड़ा सा घिच पिच डायग्राम हो रही है, इसमें कंफ्यूजन होगी, बट समझ में आ रहा है कि किस तरह से माइनस प्लस करना है। जी सर, आ गया। चलो चलो, ओके वेरी गुड। अच्छा जी, अब ऐड सब्ट्रैक्ट कराने हैं। अब देख लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पे जानते हैं। सही, ये हमारे पास आ रही है सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रही है,
लेकिन ये भी क्लॉकवाइज आ रही है क्योंकि सारी फोर्सेस आपने घुमा देनी है पिवट के अराउंड, सही है। तो आपके पता चल गया कि आपके पास जो है वो क्लॉकवाइज आ गई, क्लॉकवाइज आ गई, आपके पास जो है वो हम इस जमाना क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, राइट। हमने क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं, ये पॉजिटिव आ गई, और 6 न्यूटन भी पॉजिटिव आ गई, 5 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज है, हम एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हैं, राइट। हमने कह दिया कि भाई हम जो है ना वो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, राइट। इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो हमने क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया था, ओके, नेगेटिव लिया था, सही। ओके। चलो, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, 7 टाइम्स 0.7, तो 4.9, ओके, प्लस 3 माइनस 3/2, 5 3 15/2, 7.5, टू सेवन पॉइंट पॉइंट फाइव सही है। सेवन पॉइंट फाइव सही हो गया। सो 4.9 प्लस 3 हाउ मच, 5.8, यानी सर, सेवन पॉइंट 5 नाइन 7.9 सेवन क्या, पॉइंट नाइन हो गया। हाँ, फिर माइनस 15.4। 15.4 कैसे भी, 15/2 होगा, अच्छा, माइनस है, मुझे लगा प्लस है। ओके। सो ये हो जाएगा 7.9 और माइनस ये हो जाएगा 0.4, वेरी गुड बच्चों। 0.4। सही है ना, समझ में आ गया। 0.4 के साथ डायरेक्शन क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, राइट। पॉजिटिव आपको क्या जी बता सर। रहा है कि ये जो रिजल्टेंट मूवमेंट होगा ये क्लॉकवाइज चलेगा, राइट, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाएगा, क्लियर ना, क्लियर। जी सर। वेरी गुड, बेहतरीन है, बिल्कुल सही समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे आ जाओ। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, मैंने सबसे कराने, डोंट वरी। अच्छा जी, दूसरा केस है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का। कभी तुमसे कह देगा कि रिजल्टेंट मूवमेंट निकाल दो, कभी तुमसे कह देगा कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट निकाल दो। रिजल्टेंट मूवमेंट के अंदर तुमने ऐड करना होता है स्ट्रेट अवे, कंसिडरिंग द डायरेक्शन, ओके। रिजल्टेंट मूवमेंट के अंदर क्या करोगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को ऐड करो, या क्लॉकवाइज मूवमेंट को और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, कैसे सोच लो, राइट। हमने क्योंकि डायरेक्शन जो है ना वो अपोजिट आ रही है, सही है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि so add all the clockwise together, सही है, and anti clockwise together, right, then subtract, okay। सही हो गया, क्लॉकवाइज को अलग से ऐड करना है, एंटी क्लॉकवाइज को अलग से ऐड करना है, दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करना है, सही। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। दूसरी चीज़ है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, सही है। अच्छा जी, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की कहानी कुछ इस तरह से है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की कहानी कुछ इस तरह से है कि आपके पास ना ये आपको ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड ऑल द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल, ओके। क्या मतलब, क्या मतलब, पहले तो सम तो आपको समझ में आ गया, जितने भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उन सबको ऐड करो, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उन सबको ऐड करो, राइट। लेकिन कंडीशन क्या है, फ्रॉम द सेम पॉइंट, ओके, फ्रॉम द पॉइंट, दो दो दफा हो गया, इसको एक से पढ़ो, राइट। सो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी फ्रॉम द सेम पॉइंट, ओके बच्चों, क्लियर हो रहा है, सही। सो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आपको क्या कहता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये होना चाहिए ऐसे, सही हो गया। अच्छा जी, क्या मतलब हो रहा है, क्या मतलब हो रहा है, उसको भी जरा समझेंगे। सो अब कहानी ये है कि हमने ये कहा कि भाई हमारे पास जब भी, सबसे पहले तो ये बात समझो कि हमारे पास जब भी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई होगा ना, तो उसके लिए ना वो क्वेश्चन के अंदर कुछ की वर्ड तुम्हें जो है ना वो करेगा, तुम्हें जो है ना हिंट के तौर पे देगा। वो ये तो तुम्हें बोल देगा कि भाई सिस्टम जो है वो स्टेशनरी है, सही है। वो तुम्हें बोल देगा सिस्टम बैलेंस्ड है, वो तुम्हें बोल देगा सिस्टम सपोर्टेड है, सिस्टम नॉट मूविंग, राइट, नॉट रोटेटिंग, राइट। ये सारी की सारी चीज़ तुम्हें क्या बता रही होंगी, ये सारी की सारी चीज़ तुम्हें ये बता रही होंगी कि जो है ना तुम्हारा तुम्हारा अगर लेट से तुम सी सॉ की एग्जाम्पल एज्यूम करो, सी सॉ की एग्जाम्पल एज्यूम करो, राइट। तो तुम्हारे पास यहाँ पे जो बच्चा बैठा हुआ है और यहाँ पे जो बच्चा बैठा हुआ है वो एग्जैक्ट सेम वेट के हैं और एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, ना तो सी सॉ यहाँ पे जा रहा है ना यहाँ पे जा रहा है, बिल्कुल फिक्स पोजिशन पे, राइट। इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, या इसको हम स्टेशनरी पोजीशन कहते हैं, राइट। वो इक्विलिब्रियम का वर्ड भी इस्तेमाल करेगा, वो क्या भी इस्तेमाल करेगा, इक्विलिब्रियम का वर्ड भी इस्तेमाल करेगा, राइट, इक्विलिब्रियम, ओके। इससे पढ़ के तुम्हें क्या पता चल जाएगा, इससे पढ़ के तुम्हें ये पता चल जाएगा कि भाई तुम्हें जो है ना यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगाना ही लगाना है, ओके।
तो ये अभी मैंने इसको क्वेश्चन कराने के क्वेश्चन करा के मैं रिलेट करूंगा, डोंट वरी, ओके। लेकिन उससे पहले एक और बात समझो। अब जैसे तुम्हारा सीसॉ था ना, सीसॉ तुम्हारे पास था, जैसे मैंने मैंने यहाँ पे बनाया, ये सीसॉ बनाया। ये मैंने एक जो है ना लकड़ी का वो लगा दिया समझ लो, और मैंने यहाँ पे जो है ना नीचे एक एक फिक्स पॉइंट लगा दिया, राइट, एक सपोर्ट। अब ये जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है, ये जो रॉड है, जो भी तुम कह लो इसको, ये जो ना दो दो टाइप की हो सकती है। कौन सी दो टाइप की? ये तो वो बॉडी होगी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास, ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास। यानी बिल्कुल स्ट्रेट होगी, बिल्कुल ना सीधी होगी, राइट, जैसे स्केल होते हैं, रूलर होते हैं, राइट, ऐसी होगी, बिल्कुल इक्वली इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, राइट, मतलब बिल्कुल आपको यूनिफॉर्म दिख रही होगी, राइट। तो उसका जो है ना, उसका उस क्योंकि जाहिर बात है जो तुम रॉड रख रहे हो उसका भी तो कोई ना कोई वेट होगा ना, तुम उसके वेट को तो इग्नोर नहीं कर सकते हो, राइट। तो उसका जो वेट लगा करेगा वो हमेशा फ्रॉम द सेंटर लगेगा। देखो ये जो है ना थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट होता है, बच्चे इसको अक्सर भूल जाते हैं, उसकी वजह से उनके बहुत सारे आंसर गलत होते हैं, ओके। तो अगर तो तुम लेट से, अब देखो यहाँ पे हम जितने केसेस हम देख रहे थे, यहाँ पे हमने किसी के अंदर जो है ना रॉड का अपना वेट नहीं कंसिडर किया, क्योंकि रॉड का वेट जो है वो यहाँ से नीचे लग रहा होगा, और यहाँ पे हमने पिवट लगाया हुआ है, राइट। सो इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सही है। क्योंकि क्योंकि जरा इसको भी समझ लो। लेट से मैंने ना यहाँ पे ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा, और मैंने ना यहाँ पे एक पिवट लगाया, सही है। या एक काम करते हैं, इसको दोबारा समझना, मेरे पास मैंने ना यहाँ पे एक जो है ना ये बीम रखा, बीम के नीचे मैंने पिवट लगा दिया, और यहाँ पे मैंने ना ऊपर फोर्स लगा दी, ऊपर फोर्स लेट्स से 10 न्यूटन की, सही है। मुझे कोई बता सकता है मोमेंट कितना आएगा इस पे? एनीबडी? 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 जीरो। क्या वजह? क्योंकि बीच में ही हुआ है, इसका कुछ होने नहीं वाला। हाई हाई, अच्छा बता, थोड़ा सा और टेक्निकल से जवाब देना यार। डिस्टेंस नहीं है, सॉरी, क्या नहीं है? डिस्टेंस। वेरी गुड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गायब हो गया है, सही है। तो अगर कोई भी ऐसी फोर्स तुम्हारे पिवट पे लगेगी तो उसका कोई मूवमेंट नहीं होने वाला। अब इस केस के अंदर सारी जो वेट है वो पिवट पे लग रहा है, राइट। तो इससे तो कोई टेंशन ही नहीं है, सब चिल सीन है, सही है। यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पिवट ना सेंटर में नहीं होता, पिवट ना सेंटर में नहीं होता, कि साइड में दिया हुआ होता है, राइट। अब वो वेट भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, राइट। तो वेट भी मूवमेंट जनरेट कर रहा होता है, उसके क्वेश्चन भी देखेंगे अभी, राइट। तो हमारे पास जो है ना, अगर तो आपने पिवट सेंटर में नहीं लगाया हुआ है तो आपके पास जो है, आपके पास जो है ना वो वेट एक्ट करेगा बॉडी का, और उसके ना सेंटर से वेट एक्ट कर रहा होगा, राइट। और अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी अब आपका बीम इस तरह से ऐसा है, सही, और आपने यहाँ पे पिवट लगाया हुआ है, राइट। तो अब जो इसका वेट यहाँ से ऐड करेगा जहाँ पे ज़्यादा मास है, राइट। तो इसके इसकी जो है ना थोड़े से कॉन्सेप्ट नीचे आएंगे, अभी इसको और डिटेल में आएगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा एक सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया, ओके। अच्छा जी, अब कुछ बातें समझो, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास ना, हमारे पास इसके ट्रिक है, क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, तुमसे मजे से सॉल्व होंगे, राइट। ट्रिक क्या है? सबसे पहला काम तुमने, जब भी मोमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहला काम तुमने क्या करना है? पिवट को लोकेट करना है। क्या करना है? पिवट को लोकेट करना है, सही। कुछ केसेस के अंदर वो तुम्हें पिवट स्ट्रेट अवे दे देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे रखा है, सही है। और कुछ केसेस के अंदर वो नहीं देगा, सही, वो हाइड कर देगा, तो हमें जो है ना ढूंढना होगा, खुद ही वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन करता है, राइट। पिवट के लिए ना वो वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, पिवट जहाँ पे भी पिवट होता है ना वो उसके लिए वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं कि फाइंड द मोमेंट, फाइंड द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, लेट्स से पॉइंट ए, सही है। अभी जो बता दिया ना कि अबाउट पॉइंट ए, इसका मतलब है कि पॉइंट ए ही पिवट है, ओके। तो जब भी इस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल करेगा तो तुम्हें इससे क्या डिकोडिंग करनी है? कि पॉइंट ए ही पिवट है, मतलब तुम ऐसा समझो कि तुम्हारे पास ना ये पिवट, ये जो है ना बीम लगाई हुई है, और मैंने ना ये पिवट लगा दिया, ओके। ये चलो पिवट यहाँ पे विजिबल नहीं करता हूँ, सॉरी। मैंने मैंने ना इसको ये यहाँ पे जो है ना मैंने एक चीज़ दे दी, और यहाँ पे मैंने इसको ए दिया हुआ है, ओके। अब तुम्हें नहीं पता चल रहा कि भाई पिवट कहाँ है, पिवट कहाँ है, पिवट कहाँ है। अब जब तुमने ये सेंटेंस पढ़ा, तुमने कहा अबाउट पॉइंट है, बस फौरन तुम्हें पता चल गया पॉइंट यही पिवट है। अब जहाँ पे भी आगे पीछे फोर्स लगाओगे, वेट इसका एग्जैक्टली सेंटर से ऐड करेगा डाउनवर्ड, राइट, क्योंकि तुम्हें पता है कि यूनिफॉर्म बॉडी है, एग्जैक्टली सेंटर से वेट ऐड करता है, सही। तुम कोई और फोर्स लगा दो, लेट से एक फोर्स ऊपर लगा दोगे, तब क्या हो जाएगी? बॉडी बैलेंस हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से जो है ना तुम बॉडी को बैलेंस कर सकते हो। तो तो पहला काम ये क्या होगा, क्या करना होगा तुम लोग को? लोकेट द पिवट, ओके। दूसरा काम क्या करना होगा? तुम्हें सारी फोर्सेस आइडेंटिफाई करनी है, राइट। ऑल दो जो, अगर तो ऐसे केसेस हैं, मतलब जैसे यहाँ पे तो आपको दिख रहा है सारी फोर्सेस मैंने बना के दी हुई है, राइट। तो उसमें तो आइडेंटिफिकेशन आसान है, राइट। लेकिन लेकिन कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि जो है ना वो वेट गायब होता है, सही है? तो उस तुम्हें वेट को आइडेंटिफाई करना होता है, बस इसमें ये प्रॉब्लम है, राइट। इसमें जो की रीज़न है, इसमें जो की पॉइंट है वो आपके पास है, आपको वेट को आइडेंटिफाई करना है, वेट, राइट। ये आपके पास जो है ना की पॉइंट है कि
क्या वेट भी तुम्हारा मोमेंट का पार्ट बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा, तुम्हें बस ये देखना होता है इसके अंदर, राइट। तो अगर तो पिवट सेंटर में लगा हुआ है, पिवट बिल्कुल एग्जैक्टली उसके सेंटर में लगा हुआ है, तो वेट एक्ट नहीं कर रहा होगा। अगर नहीं लगा हुआ पिवट सेंटर में कहीं और है, तो फिर वेट भी एक्ट करेगा। एक्ट करने का मतलब ये है कि वेट भी मोमेंट जनरेट करेगा, राइट। ये मतलब है, अभी अभी क्वेश्चन से आके तुम्हें और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, सही। तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम तुमने ये करना है कि वर्क आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट फॉर ऑल द फोर्सेस। ये मैंने तुम्हें भी करना सिखाया है, सही। अब देखो, जैसे मैंने ये आखिरी के दो क्वेश्चन दिए थे, थोड़े से मैंने डिफिकल्ट कर दिए थे, राइट। अब तुम जो है ना, अगर ये वाला डिस्टेंस लोगे तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, राइट। तो तुम्हें कौन सा डिस्टेंस के लिए वर्कआउट करना है? ये वाले डिस्टेंस के लिए वर्कआउट करना है, ओके। फिर हमने जो है ना, जैसे यहाँ पे प्रोफेसर ने अच्छा बताया कि 0.5 हमने लेना है, सही। यहाँ पे उन्होंने अच्छा बताया कि 0.7 हमने लेना है, राइट। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा? यहाँ पे ये जो हम वर्कआउट कर रहे हैं ना, अब वो रैंडम डिस्टेंस दे रहा है। मैंने रैंडम डिस्टेंस दिया तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन तुम ऐसा कंफ्यूज नहीं हो, उसने बता दिया ये होगा 0.7, ये होगा, ये 1.5 होगा, ओके। तो इसी तरह से जो है ना, तुम्हें तुम्हें जो है ना, इसको सही तरीके से जो है ना वो करना होगा, राइट। तुम्हें ये वर्कआउट करना है, सही हो गया, चलो। ये तीसरा काम हो गया। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि सारी फोर्स को जो है ना पिवट के अराउंड टर्न कर देना। तुम्हें पता चल जाएगा उससे कौन सी क्लॉकवाइज और कौन सी एंटी क्लॉकवाइज, और फिर सॉल्व कर लोगे, राइट। बस ये चार काम तुमने करने हैं, तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना मजे से ठगड़क सॉल्व होगा, सही है। चलो आओ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब इसके कुछ ना कुछ क्वेश्चन मेरे पास है, जरा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवाते हैं, देखते हैं तो भाई कितनी अंडरस्टैंडिंग बन गई है, सही है। अच्छा जी। आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, अच्छा दिख रहा है। हम्म, अरे यार इसमें तो ये बड़े मसले हैं। उफ तो अब, अच्छा जी, चलो। आ जाओ भाई, कौन करवा सकते हैं इसको सॉल्व? इफ़त से करवा दें। इफ़त ब्रो, पास में हो? जी सर. ज़रा प्लीज़ करवा दो The यार। diagram shows a non-uniform beam of weight 120 newtons pivoted at one end. The beam is kept in equilibrium by force F. सही हो गया। What is the value of force F? देखो इतनी सारी चीज़ें उसने तुम्हें बता दी है, सही, इतनी सारी चीज़ें, सही। देखो ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये सारे कीवर्ड हैं, ये ऐसे बेकार में नहीं लिखे हुए, सही। उसने कहा कि Principle of नॉन moment. यूनिफॉर्म, हाँ। उस सबसे पहले देखो उसने कहा नॉन यूनिफॉर्म बीम है। नॉन यूनिफॉर्म बीम का मतलब है कि उसका वेट जो है ना सेंटर से एक्ट नहीं कर रहा होगा, बल्कि कहीं इधर उधर से एक्ट कर रहा होगा, राइट। उसने देखो मेंशन भी किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, राइट। ये बता दी उसने, चलो फाइन। दूसरी चीज वेट भी बता दी। तीसरी चीज पिवटेड एट वन एंड, राइट। और उसने देखो पिवट मेंशन कर दिया, तो तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है पिवट, ओके। ये भी हो गया, क्लियर है, सही। उसने कहा कि बीम इज केप्ट ऑन इक्विलिब्रियम बाय फोर्स एफ। अच्छा, तुम्हें क्या पता चल गया कि तुम्हें क्या चीज अप्लाई करनी है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ऐसे ही पता चल गया भाई। हाँ. परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, अब जरा याद कर लो, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता था कि जितने भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, वो बराबर होने वाले Is हैं, ओके। equal to the and on anti-calculus. परफेक्ट परफेक्ट, सही। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं? अच्छा, क्या इसने डिस्टेंसेस दिए में, वेट जो है वो हमारे पास इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रही है। क्या इफत ब्रो डिस्टेंस सारे दिख रखे हैं आपको, दिख रहे हैं? हाँ सर. परफेक्ट, चलो। अच्छा जी, तो हमारा ये काम हो गया, पिवट उसने दे रखा है, आइडेंटिफाई द फोर्सेस, हमें दोनों फोर्सेस दिख रही हैं, राइट। वर्कआउट द डिस्टेंस, हमने ये भी काम कर लिया। अब हमने सिर्फ ये करना है कि टर्न टर्न करना है फोर्स को, ताकि हमें ये पता चल जाए ये यहाँ पे घुमाएगा और ये यहाँ पे घुमाएगा, राइट। ये दो चीज़ें भी हमें पता चल गई, ओके। यानी दिस इज द क्लॉकवाइज एंड दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही ना भाई? Yes sir. चलो। सो अब अगर मैं आपसे पूछूं इफत भाई कि आप जो हो 120 न्यूटन के जो फोर्स है वो कितने डिस्टेंस पे लग रही है, आप क्या बताओगे? 20 20। centimeter. वेरी गुड, चलो। और अगर मैं आपसे पूछूं एफ की जो फोर्स है वो कितने सेंटीमीटर पे लग रही है फ्रॉम द पिवट? F times 60. F times 80, 80, 80, 80. वेरी गुड, बच गया बेटा, 80, वेरी नाइस। चलो, ये हो गया। अच्छा जी, एफ को सब्जेक्ट बना लेते हैं। सो 120 इंटू 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सही। तुम्हें कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ी, सही। ये टू से टू, ये जीरो से जीरो, टू वन ज़ा टू, टू फोर ज़ा फोर, वन ज़ा फोर, थ्री ज़ा 30. एंड 30। चलो वेरी गुड, हो गया, सही, समझ में आया। Yes sir. चलो परफेक्ट परफेक्ट, आ जाओ भाई आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है ना इसका ऐड अ पेज आफ्टर आ गया, ये वाला। चलो परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, एक एक दो क्वेश्चन को और करते हैं ताकि तुम लोग की और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, सही। अच्छा जी। गंदा क्वेश्चन आ रहा है ये। चलो ये कर लेते हैं, थोड़ा आसान है, सही है। सेव और इमेजेस, चलो। अच्छा जी, ये मुझे करवा देगा, ये रियाज करवा देगा, रियाज भाई ने कुछ नहीं करवाया। रियाज जरा आ जाओ प्लीज़, ये करवा दो। हम्म,
जी रियाज। Yes, sir. Diagram shows a wooden beam of weight 20 newtons. The center of mass of the beam is labeled M. There is a pivot at one end of the beam. The beam is kept horizontal by an upward force F. What is the magnitude of F? परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा जी, सबसे पहले देखो उसने कहा, उसने आपको वेट मेंशन कर दिया। देखो तुम्हें ये सारी चीजें वो करनी आनी Yes. चाहिए, सही। द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बीम इज लेबल्ड एज एम। सेंटर ऑफ मास का मतलब है जहाँ से वेट एक्ट कर रहा है, ओके, जहाँ से वेट एक्ट है, Yes. ओके। तुम्हें पिवट उसने दे रखा है, तुम्हें पिवट भी बता दिया, ओके। उससे तुम्हें द बीम इज केप्ट हॉरिजॉन्टल, इससे आपको क्या पता चल रहा है? इस सेंटेंस से आपको क्या पता चल रहा है? द बीम इज केप्ट हॉरिजॉन्टल, क्या? It's equilibrium. वेरी गुड, इक्विलिब्रियम, ओके। और जब वो इक्विलिब्रियम पे है, तो आपको जो है वो प्रिंसिपल ऑफ Equal. मूवमेंट लगाना है। यस, Yes. सही, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चलो चलो। अच्छा, अब जरा हमारे हमारे क्या रूल थे, ये पांच चार रूल थे, हम देख लेते हैं। पिवट लोकेट हो रहा है, पिवट लोकेट हो रहा है स्ट्रेट अवे, Yes, पिवट sir. It's सेंटर in में the. आ रहा है, परफेक्ट। अच्छा जी, फोर्सेस आ रही हैं, दो फोर्सेस, एक यहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है, ये भी लोकेट हो रही Yes. है। डिस्टेंस डिस्टेंस भी लोकेट हो पा रहा है स्ट्रेट अवे, एक दोनों पिवट से ले रखे हैं Yes. उसने, आसान कहानी है। सही है, फोर्सेस भी आपको दिख रही है कि ये यहाँ पे घुमाएगा, ये यहाँ पे घुमाएगा, तो दोनों को स्ट्रेट अवे इक्वेट कर देते। चलो हो गया भाई, क्वेश्चन हो गया। सो एफ इंटू 2. सॉरी 2 एंड इज इक्वल्स टू 20 1.2 times 20. to 1.2, परफेक्ट, सही है। सो एफ इज इक्वल्स टू 20 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 10 वो 12 आ जाएगा। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, 12 आ गया, ओके। चलो एक और कर लेते हैं। Yes. अच्छा जी, आ जाओ, ये करवाते हैं तुमसे। ये करेगा, वो करेगा, वो बोले तो फाद करेगा, फाद फाद रेडी हो ना फाद? जी सर। आ जाओ, ये लो, देख लो फाद, पढ़ना लिखना छोड़ दोगे ना फिर, देख लो ना तुम, ये अंजाम देख लो ना तुम। हाँ हाँ। The diagram shows a man holding a sack and a barrow stationary. He applies a vertical force to the handle. The center of mass and the weight of the sack and barrow are shown. The wheel acts as a pivot. हम्म, सही हो गया। Uh, what is the magnitude of the vertical force exerted by the man? परफेक्ट। अच्छा जी, उसने देखो, उसने कहा कि बैरो सैक एंड बैरो स्टेशनरी है। स्टेशनरी का क्या मतलब, इससे क्या पता चला आपको? क्विक। मतलब कि खड़े हुए हैं। अबे कद्दू, इंग्लिश का उर्दू में तर्जुमा नहीं करना है, इतनी मैंने भी पढ़ी है बे, डी बना था मेरा इंग्लिश में, लेकिन मेरे को अच्छी स्टैंडिंग, आती है। नॉट नॉट मूविंग, नॉट स्टैंडिंग। मूविंग। अबे, अबे उल्लू, इक्विलिब्रियम बोलो, या बोलो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगेगा, समझ रहे हो ना? मतलब इंग्लिश या पढ़ के उसको फिजिक्स में ट्रांसलेट करना आना चाहिए तुम्हें, ओके। क्वेश्चन में अंग्रेजी लिखी, उसको फिजिक्स में ट्रांसलेट करो, अंग्रेजी को उर्दू में या अपनी जबान में मत करो, उससे फायदा थोड़ी होगा कुछ। चलो ये हो गया। अच्छा जी, उसने पिवट मेंशन कर रखा है ब्रो, पिवट मेंशन कर रखा है उसने, देखो पिवट नो। मेंशन कर रखा है। अबे या सही, उसने कहा व्हील एक्ट एज अ पिवट, ये आ गया पिवट, ये आ गया, सही हो गया। ये अच्छा, फोर्सेस मेंशन कर रखी है, कितनी फोर्सेस हैं? फोर्सेस हैं दो। एक एक इधर को लग रही है, एक उधर को लग रही है, ऐसे ही ना? जी। वेरी नाइस फाइन। अच्छा जी, डिस्टेंसेस मेंशन कर रखे हैं, क्या? डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। डिस्टेंस? या यस, कितने, कौन से इतने सारे ढेरों डिस्टेंस लिए हैं, 20 15 45 center 80? of mass 15 है, like between the pivot and the center of mass 15, and between the pivot and the force exerted by the man is 60। क्यों भाई, ये 80 तुम नहीं ले रहे हो, ये 20 नहीं ले रहे हो, क्या वजह? 80 सेंटीमीटर तो वो हम्म। फोर्स का वो है ना, पैरेलल डिस्टेंस। है, पैरेलल, आप बोलोगे पैरेलल डिस्टेंस आ रहा है, फोर्स से वहां में किसी काम का नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल या रहे हो आप। अच्छा, और 20 क्यों नहीं ले रहे, 20 क्यों नहीं ले रहे? वो तो लाइक वो पिवट भी का ऊपर, ओके ओके। पिवट पिवट देखो का एक ही रीजन, ऊपर नहीं से। नहीं नहीं, एक ही रीजन, नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही रीजन दोगे, रीजन क्या है? कि वो फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है। देखो 15 और जो फोर्स है वो तुम्हारे पास परपेंडिकुलर आ रही है, 15 और जो फोर्स है 200 की परपेंडिकुलर आ रही है, 40, और ये जो पूरा डिस्टेंस है और ये जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर आ रही है, ओके। इज दैट क्लियर, जी गेटिंग ना? जी जी। परफेक्ट परफेक्ट। सो बंदा, बंदे पे जो फोर्स लगी है वो हम ले लेते हैं एफ इंटू, एंड 60। हमारे पास जो है 60 इज इक्वल्स टू
ब्रो एंड करने लगे हैं, बस 1 मिनट दे दो। Uh, एंड 15 multiplied to 100. सही हो गया, 200 × 15, सही है। आज अभी कर लो। अब सो 60 को दूसरी साइड पे डिवाइड. वेरी नाइस, वेरी नाइस। सॉरी 16 है। सो 1 ज़ा 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 50 आ रहा है। Uh, 50 आ रहा है, वेरी नाइस, परफेक्ट हो गया। ओके, तो कुछ थोड़े क्वेश्चन और करते हैं, सही है, फिर उसके बाद जो है वो आगे चलेंगे। अच्छा जी। एक दो क्वेश्चन मैं करा दूँ, एक दो क्वेश्चन तुम लोग से करवा लूँगा, सही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछ रहे हैं, देखो तुम्हें हमने सीखा था कि भाई हमें जो है ना वो क्वेश्चन को डिकोड करना आना चाहिए, जो भी हमारे पास क्वेश्चन अंग्रेजी में लिखा हुआ है हमें उसको फिजिक्स के उसमें ट्रांसलेट करना आना चाहिए, सही है। आज वो करते हैं, कोशिश करते हैं। सो हमसे कह रहे हैं द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल, सही है। तुम्हें ये बात पता है कि अगर तुम्हारे पास कोई यूनिफॉर्म मीटर रूल होता है, यानी कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता था, तो उसका वेट जो होता है वो एग्जैक्टली सेंटर से एक्ट करता है, राइट। तो अगर तुमने सेंटर पे पिवट लगा रखी है तो तुम्हारे टर्निंग इफेक्ट नहीं जनरेट होगा, सही है, उस वेट की वजह से। और अगर सेंटर पे पिवट नहीं है तो फिर टर्निंग इफेक्ट जनरेट हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, द रूल इज पिवटेड एट इट्स मिड पॉइंट, राइट। तो इसका मतलब है कि वेट आपका जो है वो कोई टर्निंग इफेक्ट जनरेट नहीं करेगा, सही हो गया, ये बात हो गई। अच्छा जनाब, उसके बाद जो है वो तुमसे कह रहा है कि डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एक्ट्स ऑन द रूलर एट 5 सेंटीमीटर मार्क, द रूल इज held by string at 30 सेंटीमीटर, द रूल इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। तुम्हें वर्ड इक्विलिब्रियम पढ़ते ही पता चल गया कि भाई द क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों बराबर होने वाले हैं, सही, तुम्हें पढ़ते ही पता चल गया, सही, यानी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा रहे हैं। अच्छा जी, तुम्हें हमने क्या क्या हमने 3 4 रूल डिस्कस किए थे कि भाई हमारे पास जो है पिवट का आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पिवट तुम्हें दिख रहा है, सही है। तुम्हें जितनी फोर्सेज हैं तुम्हें उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, 2 फोर्सेज लग रही हैं तुम्हें वो भी दिख रही है, सही। हर फोर्सेस का डिस्टेंस तुम्हें पता होना चाहिए फ्रॉम द पिवट। पहली वाली जो फोर्स है उसका डिस्टेंस कितना आ रहा है पिवट से लेकर, वो 5 सेंटीमीटर लग रही है, राइट। तो 50 - 5 करोगे, सो 45 सेंटीमीटर आ रहा है, 45 सेंटीमीटर, ओके। एंड अगर तुम जो है वो 50 और 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस वाली फोर्स का आ जाएगा, राइट। यू हैव टू कीप इन माइंड दैट सारे डिस्टेंसेस हमें पिवट से लेने हैं, सही है। तो हमारे पास जो है वो 50 - 30 करोगे तो 20 आ जाएगा, सही है, दोनों फोर्सेस के आ जाएगा, सही। अब उसके बाद हमने आखिरी बात क्या कही थी, यू हैव टू टर्न ऑल द फोर्स अराउंड द पिवट, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन सा क्लॉकवाइज जनरेट कर रहा है मोमेंट, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज जनरेट कर रहा है, राइट। सो आपको पता चल गया कि जो स्ट्रिंग पे जो भी फोर्स लग रही है वो क्लॉकवाइज जनरेट कर रही है मोमेंट, और जो 4 न्यूटन की फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज जनरेट कर रही है, राइट। लगा देते हैं। So string, I am considering the force in the string as F into 20, right, is equals to 4 Newton times 45. Okay, so F is equals to 4 times 45 divided by 20. कोई है बताने वाला? 4 1s are 4, 4 5s are 20, 5 1s are 5, 5 9s are 45. So ये आ गया, ओके। चलो आगे आ जाओ। अच्छा जी, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं, ट्राई करते हैं। कोई है, कोई करवा सकते हैं? अह, करवाते हैं Sir, can I किसी। try? ओके ओके, प्लीज़ प्लीज़। The diagram shows a uniform bar of length 120 centimeter and weight W. The bar is pivoted at a point 40 centimeter from the left end of the bar. A load of W over 2 is suspended from the right hand end of the bar. A downward force F is applied to the left hand end on the bar to keep it in equilibrium. What is the magnitude of force W? ओके, अच्छा जी, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि Equilibrium यूनिफॉर्म principle of बार है, motion. परफेक्ट है। यूनिफॉर्म बार है, यूनिफॉर्म बार का मतलब है कि वेट कहाँ से ऐड करेगा, एग्जैक्टली सेंटर से, उसने बना के दे रखा है, राइट। अच्छा जनाब, और अगर तो पिवट तुमने Yes. सेंटर पे नहीं लगाया हुआ तो तुम्हारे पास जो है ना वो ये भी टर्निंग इफेक्ट जनरेट करेगा, तो पिवट जो है वो यहाँ पे, ओके, तो फोर्स को भी आपने वेट को भी कंसिडर करना है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो उन्होंने बाकी सारी चीज़ें बता दी, राइट। चलो आज वो निकाल लेते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट तुम्हें पता है कि भाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर है। तुम्हें अब सबसे पहले पिवट ढूंढना है, पिवट दिख रहा है, फोर्सेस सारी दिख रही है, डिस्टेंसेस मुझे बता दो प्लीज़। ये वाला डिस्टेंस कितना होने वाला है भाई? This 60, 40, 40. No, no. Yeah, 40, 40. 40, गुड। एंड ये वाला डिस्टेंस कितना होने वाला है? 20, वेरी नाइस। एंड ये वाला डिस्टेंस कितना होने वाला है? 80. गुड।
परफेक्ट, 80, राइट। चलिए, अच्छा जी, फोर्स को, सारी फोर्स को जो है वो पिवट के अराउंड घुमा देते हैं। तो एक फोर्स ये लग रही है, सही है, एक फोर्स ये लग रही है और एक फोर्स ये लग रही है, राइट। सो ये दो फोर्सेस जो हैं ये क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट कर रही हैं, ये वाली एंटी क्लॉकवाइज जनरेट कर रही है, राइट। ये भी हमें पता चल गया। चलो अब इक्वेशन बना लेते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो डब्ल्यू का जो वेट है वो, अगर हम उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो मोमेंट है प्लस जो W/2 है, और वो जो लग रही है 180 पे, उसका जो मोमेंट है दैट इज अ क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड दैट शुड बी इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो कि F टाइम्स 40 पे लग रही है। ओके, times 40. परफेक्ट, कर लेते हैं आ जाओ। सो ये हो जाएगा 20 W प्लस 2 1 2 2 40 80, राइट। सो 40 W, 60. तो ये हो जाएगा 60 W, सही। यहाँ पे आ जाएगा फोर्स F इज मल्टीप्लाई बाय 40, राइट। सो 60/40 करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा या 3/2 आएगा, 2/2. 3/2 आ जाएगा, सही हो गया। Yes. 3W/2 थ्री is डब्ल्यू ओवर equals टू to. परफेक्ट, सही हो गया। सो ये आपके पास जो है इसका आंसर आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, फहद ये तुमने कराना है, फहद हो गए सर। आ जाओ, रीड कर लो प्लीज। 7 वाला है ना? यस। The diagram shows a uniform meter rule pivoted at the 30 centimeter mark. The rule balances when weight of 6 Newton is hanging from the 0 mark and a weight of 2 Newton is hanging from the 70 mark. What is the weight of the rule? परफेक्ट। अच्छा भाई मुझे ज़रा ये बता दो सबसे पहले कि उसने कहा कि बैलेंस, बैलेंस से क्या मतलब हुआ, क्या पकड़ा आपने इससे। सर, आपकी आवाज कट रही है। ओके, अच्छा जी अब सर, सही है, आपकी आवाज कट रही है। अब सही है, अब हेलो। सही है। एम आई ऑडिबल नाउ। जी, आप सही। जी जी जी। सही। अच्छा मुझे बताओ कि जो बैलेंस है उससे क्या पकड़ा आपने, बैलेंस से क्या पता चल रहा है। कि वो इक्विलिब्रियम में है। नॉट ओके, वेरी गुड। और लाइक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ। पिवट के ऊपर वो स्टेबल है। अबे मतलब क्या कॉन्सेप्ट क्या ये लगेगा, लाइक आपने बोला है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई होना है, सही है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये बोलिए, यानी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू जी। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, इन सारे वर्ड को पकड़ के आपने फिजिक्स का कॉन्सेप्ट रिलेट करना होता है, समझ रहे हो ना। तो चलो ओके फाइन। अच्छा फोर्सेस सारी उसने दे रखी हैं और उसने आपको ये भी बता दिया पिवट है, सही है। अच्छा जनाब उसने आपको जो है ना दो फोर्स दी हुई है, क्या हमें सारी फोर्सेस दिख रही है या कोई फोर्स गायब भी है इसमें से। शायद दिख रही है। उसने इसके बारे में कुछ कहा है क्या, ये भी दिख रही है। A weight of 2 Newton, अच्छा जी चलो ओके ओके फाइन। 2 अच्छा Newton जी। उसने उसने कहा कि ये जो वेट ऑफ द रूलर है, क्या ये तुम्हें दिख रहा है वेट ऑफ द रूलर कहीं पे। What is the weight of the rule? हम्म, तुम ये बता सकते हो कि वेट ऑफ द जी। रूलर एक्ट कहाँ से करेगा, किस पॉइंट से एक्ट करेगा। uh, weight। हम्म, उसने आपको बताया हुआ कि यू हैव ए यूनिफॉर्म मीटर रूल, राइट। अगर यूनिफॉर्म मीटर रूल होता है तो हमें पता होता है कि वेट हमेशा या सेंटर से एक्ट करता है, एक्ट जी, फ्रॉम। इसका सेंटर है 50 सेंटीमीटर पे। वेरी गुड, सेंटर आ गया 50 सेंटीमीटर सेंटर पे, ऑफ। ये आ गया। चलो ये आ गया वेट, हमें ये निकालना है, सही। तो ये तीसरी फोर्स थी जो कि हिडन थी, राइट। अच्छा अब सबसे जी, पहले तो ये सारी फोर्सेस के डिस्टेंस बता दो, इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है भाई जनाब, जल्दी। इसका डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। गुड। एंड ये वाली फोर्स का, वेट तक का। जी। ये 20 20 20। 20, क्योंकि आपको ये पता है कि यहाँ पे 50 है, वेरी गुड, वेरी नाइस। एंड पिवट से लेकर यहाँ तक का। 40। 40, गुड। अच्छा जी सारे सारी फोर्सेस को पिवट के अराउंड घुमा दो, ये यूं घूमेगा, ये यूं घूमेगा और ये यूं घूमेगा, राइट। सो दो एक साथ ऐड हो जाएंगी और एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सही। सो वेट हमारे पास है W इंटू 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लग रहा है, प्लस
जो 2 न्यूटन की फोर्स है वो लग रही है 40 सेंटीमीटर पे, इज इक्वल्स टू जो दूसरे 6 न्यूटन की फोर्स है वो लग रही है 30 सेंटीमीटर पे। ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व कर ले, उधर ले जाते हैं इसको, सो डब्ल्यू फिर इसका टाइम्स। तो W मल्टीप्लाई 20 इक्वल्स टू 6 × 30 होना चाहिए। तो ब्रो ये दूसरी वाली जो फोर्स है टू टू वाली, उसको क्यों मिस कर रहे हो? ये जो ये वाली फोर्स है इसको क्यों मिस कर रहे हो? ये भी तो यहाँ घूम रही है ना, राइट? गेटिंग? नहीं भाई ये पता। भाई ये दो फोर्सेस हैं आपके या पास, डब्ल्यू और 2 न्यूटन, ये दो फोर्सेस हैं जो कि एक साइड पे लग रही हैं और जो एक तरह का मोमेंट जनरेट अच्छा कर अच्छा, रही हाँ हैं, हाँ, सही? जी समझ आ गई समझ आ गई। ये क्लॉकवाइज, हम्म। दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। यस, सही हो गया। तो इस वजह से मैंने इन जी दोनों को जी। यहाँ पे साथ ले लिया, उसको अलग ले लिया, सही है। चलो, अच्छा अब इसको जब 6 3 ज़ा 80, सो 6 3 ज़ा 18 180 आ जाएगा, और जब 2 4 ज़ा 8 तो यहाँ पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 80। ओके, सो वहाँ से बच जाएगा 100, सो डब्ल्यू 100/20, सो ठीक है। तुम्हारे पास आ जाएगा 5। क्लियर हुआ? यस। चलो आखिरी क्वेश्चन है, फिर आगे आगे लेके चलेंगे। ये अच्छा भी जी, मैं कर रहा हूँ। है नहीं तुम नहीं करो, ये करेगा, ये अली से करवाते हैं। अली से करवा लें, अली तुम कर दोगे? हाँ अली कर लो, तुम कर लो, Yes, आ जाओ। a uniform beam XY is 100 centimeters long and weighs 4 newtons. The beam rests on a pivot point 60 centimeters from end X. A load of 18 newtons hangs from the beam 10 centimeters from end X. The beam is kept balanced by a force F acting on the beam 80 centimeter from end X. What is the magnitude of force F? सही हो गया। अच्छा Yes. जनाब, अली क्या उसने सारी फोर्स मेंशन कर रखी है यहाँ पे? एक फाइंड करनी है हमने फोर्स। एक फाइंड करनी, मतलब एरो उसने सारे बनाए हुए, ओके। जी। चलो, अच्छा उसने आपको अम, उसने दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म बीम 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, वेट उसने दिया हुआ है 4 का, सही है। तो आप क्या बता सकते हो कि ये जो ये हमें किस काम आएगा? ये कहाँ से एक्ट कर रहा होगा? फोर फोर का जो ये फोर का वेट वेट हो, हाँ कहाँ से एक्ट, किस पॉइंट से एक्ट कर रहा होगा ये? यस अली, ये वेट के लिए हमने क्या रूल देखा था? ऑलवेज एक्ट फ्रॉम द, पिवट के बाद में जहाँ पे एफ होगी। फ्रॉम, एक्ट फ्रॉम द सेंटर। ओके, इज दैट क्लियर? वेट हमेशा कहाँ से एक्ट किया करेगा? सेंटर, यस। वेट हमेशा सेंटर से एक्ट किया सेंटर से। करेगा। परफेक्ट हो गया, सही हो गया। यस। सो वेट हमेशा वेट यहाँ से एक्ट कर रहे हैं, सही हो गया। पिछले क्वेश्चन में भी देख के आ रहे हैं। चलो ये आ गया वेट। अच्छा जी, मुझे फोर डिस्टेंसेस बता सकते न्यूटन। हो? डिस्टेंसेस बता दो प्लीज, ये यहाँ से यहाँ तक सिक्सटी कितना एक डिस्टेंस? एक 60 सेंटीमीटर पे। अबे एक मिनट पहले ये बताओ। बीम फ्रॉम द एंड एक्स। तो अगर एंड एक्स से है तो फिर ब्रो पिवट से बताने हैं, 150 सारे डिस्टेंस पिवट होगा। से बताने हैं ना, सारे डिस्टेंस पिवट से बताने हैं। पहले जी ये वाला अब बताओ, पहले ये पिवट वाला बताओ। पिवट 60 सेंटीमीटर पे, हाँ जी हाँ जी, तो फिर 20 होगा। ये 20 हो जाएगा, वेरी नाइस, सही हो गया। अच्छा जी, और पिवट से लेकर वेट तक कितने का डिस्टेंस आ रहा होगा ये वाला? अगर ये 50 तो ये हाफ होता है ना सेंटर तो 100 का। जी, तो ये 50 to 60 तो 10 होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस, 10 हो गया, चलो। 10 सेंटीमीटर। अच्छा, और अब ये वाला कितना हो जाएगा? ये 10 इधर और 40 40। ओए, वाई 40? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड, ये यहाँ तक होना चाहिए ना, पिवट से चाहिए डिस्टेंस सारे। ये तो यहाँ पे 50 होगा फिर। गुड, चलो। सारी फोर्स को पिवट के अराउंड घुमा दो, ये यहाँ घूम रही होगी, ये यहाँ और ये यहाँ। अब देखो दो एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है, ओके।
चलो निकालने की कोशिश करते हैं। सो एफ इंटू 20, राइट, दिस इज अ क्लॉकवाइज फोर्स और क्लॉकवाइज मोमेंट, और जो दूसरी है वो एंटी क्लॉकवाइज है। सही, 4 न्यूटन का वेट था और वो लग रहा है 10 सेंटीमीटर पे, प्लस 8 न्यूटन का वेट था, वो लग रहा है 50 सेंटीमीटर पे, राइट। सो 4 10 40, सही है, प्लस 8 5 8 5 40 या 400, सही है। और 22 फोर आंसर है 22 ओवरऑल। आप बता रहे हो, सही हो गया। तो आपने क्या होगा, 440 डिवाइड बाई 20, सही है। सो आपने कहा कि 22। चलो वेरी गुड, सही। चलो अच्छा, याद रखना कि मैं इसमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि एट द एंड जो है वो जितने भी सेंटीमीटर मीटर है सब कैंसिल हो रहे हैं, राइट। तो ये है, सही। अगर तुम कन्वर्ट करना चाहो तो भी तुम्हारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही। चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। यहाँ तक तो हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से रिलेटेड कुछ थोड़ी बहुत बात कर ली, राइट। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना, जब हमें क्वेश्चन के अंदर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोली जाती है ना, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के दो मतलब होते हैं। यानी एक तो रिजल्टेंट मोमेंट जीरो है, रिजल्टेंट मोमेंट का जीरो होने का क्या मतलब है कि क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, राइट। यानी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई हो रहा है, राइट। रिजल्टेंट मोमेंट जीरो है तो इसका मतलब ये होगा, ये आप बोलोगे भाई क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। सो ये इसका मतलब हुआ, सही। रिजल्टेंट मोमेंट अगर जीरो है तो तुम बोलोगे क्लॉकवाइज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। लेकिन इक्विलिब्रियम की ना एक और कंडीशन भी होती है, इक्विलिब्रियम की एक और कंडीशन भी होती है। वो कंडीशन ये है कि अगर आपसे बोल रहे हैं कि जीरो रिजल्टेंट फोर्स, दूसरी कंडीशन क्या होती है, जीरो रिजल्टेंट फोर्स। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट पे, एक ऑब्जेक्ट है तो उस पर फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल होनी चाहिए, ओके। ऑल द फॉरवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू ऑल द बैकवर्ड फोर्स, बैकवर्ड फोर्स, ओके। सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास है। अगर इक्विलिब्रियम पे होगा तो तुम्हें दो चीज़ें सोचनी है, एक तो क्लॉकवाइज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज, और एक ऑल द फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू ऑल द बैकवर्ड फोर्स, राइट। ये जो पहला वाला चीज़ है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है, दूसरा वाला जो चीज़ है ये आपके पास जो है रिजल्टेंट फोर्स को जीरो कर रहा है। ये बेसिकली दोनों चीज़ें मिला के ना फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ बनता है, समझ रहे हो। क्या के पास है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। सही हो गया। सेकंड लॉ मत समझना प्लीज, क्योंकि सेकंड लॉ में रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होती है, शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ओके। सो न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ के लिए ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट या तो स्टेशनरी हो या मूव करे विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। सो इन दोनों केसेस के अंदर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होगा, स्टेशनरी होगा, राइट। तो ये जो है आपके पास क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ वाला केस है, ओके। इज दैट क्लियर बच्चों, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, अब देखो ये मोमेंट से भी रिलेट करिए, फोर्सेस से भी रिलेट करिए, बट दे आर एक्चुअली सेइंग कि फोर्सेस नहीं होने चाहिए, मोमेंट नहीं होना चाहिए, ओके। सो ये आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ है। न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं होनी चाहिए, ना तो उसको रोटेशन जनरेट करे, ना तो उसकी जो है ना वो कोई एक्सेलरेशन जनरेट करे, राइट। चलो, इसका ना, इसका जो क्वेश्चन आता है ना कभी कभार वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एमसीक्यू में अगर आता है तो डिफिकल्ट हो जाता है, पी टू के अंदर जो है ना वो आसान होता है, यानी थ्योरी के अंदर आसान होता है, सही। एक क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह का अटेम्प्ट करते हैं। बल्कि ना एक काम करते हैं, रियाज नहीं करवाया, रियाज से करवाते हैं। रियाज जरा प्लीज आ जाओ, रीड कर लो यार। Okay, sir. A 20-meter long uniform bridge of weight 10 kilonewton, 100 kilonewton is supported at each end by pillars as shown. हम्म, The pillars exert forces T1 and T2 on the ends of the bridge. हम्म, What are the values of T1 and T2 when a van of weight 24 kilonewton is on the bridge 5 meter from the left hand pillar? 5 मीटर, यानी लेफ्ट हैंड मिलर से, लेफ्ट हैंड पिलर से 5 मीटर। अच्छा, सबसे पहले तो एक मुश्किल चीज़ आ गई आपके पास कि भाई यहाँ पे पिवट किसको ले, कोई मुझे बता सकते हैं, अली बता सकते हो पिवट किसको लेना है। अली बोल रहा हूँ, सॉरी, रियाज 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 बता सकते हो पिवट किसको लेना है। A pillar कौन से वाले प्लेयर को, पहले वाले को, दूसरे वाले को, लेफ्ट वाले को या left, राइट वाले को। राइट वाले को क्यों नहीं भाई, left. वो भी तो वो है, वो भी तो फिक्स पॉइंट है नहीं। Uh, it says in the question 5 meter. तो क्या हुआ, तो 5 मीटर उसने यहाँ बताया हुआ है तो We वो can choose any. है ऐसा। वेरी गुड, यस, सही है ना। सो बेसिकली इन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कभी कभार ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं, जैसे आप ये कह रहे हो ना कि लेफ्ट वाले को लेना है, आप ले लो लेफ्ट वाले को, राइट। बट अगर आप राइट वाले से भी काम करोगे तो भी आंसर सही आने वाला है, ओके, गलत नहीं होगा, राइट।
लेकिन याद रखना कि इसके इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जो है ना, जहाँ पे भी दो पिवट होते हैं, खास तौर पे जिन क्वेश्चन में दो पिवट होते हैं, सही है, उनके अंदर जो है ना वो रिजल्टेंट मोमेंट भी लग रहा होता है और रिजल्टेंट फोर्स भी लग रही होती है। ओके, अब देखो उसने आपको कह रखा है कहीं पे कि जो है ना ये वेट वेट का बताया कुछ कि बैलेंस है, सपोर्टेड, देखो सपोर्टेड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, राइट? आप बता सकते हो कि इसमें इक्विलिब्रियम का केस लग रहा है, यानी रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो है। सर, बोलो। ये 5 सेंटीमीटर इसलिए लगाया क्योंकि हमने बस ये अंदाजा लगाया ना कि इधर 5 ही आ जाएगा। नहीं 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 भाई, दे रखा है ना उसने, ये रहा ना, 5 मीटर आ रहे हैं, फाइव अच्छा अच्छा, ओके सेंटीमीटर ओके नहीं, सही है। ओके 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 ओके। हम ऐसे अंदाज थोड़ी लगा सकते हैं भाई, 5 मीटर सही है ना? चलो, सो इस सपोर्टेड से आपको ये पता चल रहा है कि आपके पास जो है वो रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो है और रिजल्टेंट मोमेंट भी जीरो है, राइट? सबसे पहले तो हम रिजल्टेंट मोमेंट को यूज़ करते हैं। अच्छा, रियाज मुझे एक बात बताओ, रियाज, बात ये बतानी है आपने कि अगर मैं इसको पिवट मान लूँ, आई एम अज्यूमिंग दिस एज द पिवट, तो मुझे बताओ कि T1 कोई मोमेंट जनरेट करेगी? यस यस। नहीं सर, और क्या रीज़न? सिर्फ ओनली T2। ओके, अच्छा जी, और उसकी वजह ये है कि यार ये मुझे ऐसा लग रहा है, एक मिनट, 199, कम ऑन। चलो, एक मिनट देना यार। चलो, सो आपने कहा कि कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो इस वजह से जो है वो हमारे पास ये जो है ना वो मोमेंट जनरेट नहीं करेगा, राइट? सो हमारे पास दो फोर्सेज हैं, तीन फोर्सेज हैं, एक फोर्स इधर है, सही है। एक फोर्स यू मोमेंट जनरेट करेगी, एक फोर्स यू जनरेट करेगी, एक यू जनरेट करेगी, राइट? तो टी यहाँ से आ जाएगा, चलो निकालने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि 24 किलो न्यूटन का जो फोर्स है, सारी जो है वो किलो न्यूटन के अंदर आ रही है, तो हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, सही है। 24 किलो न्यूटन जो है वो फाइव फाइव पे लग रही है। अच्छा, क्या रियाज मुझे बता सकते हो कि 20 कहाँ पे, 100 कहाँ पे लग रहा होगा? 100 का डिस्टेंस बता 10। सकते हो प्लीज? वेरी गुड, सही है। और T2 का? 20। 20, फाइन, चलो, सो ऐड कर लेते हैं ज़रा। 5 टाइम 20, 100 हो जाएगा, और वन वन 125 नहीं 120, सॉरी, 120 प्लस 1000 इज इक्वल्स टू 20, राइट? सो 1120 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू टी सर टू 56। 56, ओके। T2 आ गया आपके पास 56। अच्छा जी। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम प्रिंसिपल, अब यहाँ पे ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है? रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाना है, राइट? रिजल्टेंट फोर्स क्या कहती है? ऑल द फॉरवर्ड फोर्सेज शुड बी इक्वल टू ऑल द बैकवर्ड फोर्सेज, ये इस केस के अंदर ऑल द अपवर्ड फोर्सेज शुड बी इक्वल टू ऑल द डाउनवर्ड फोर्सेज, इस केस में ये लिख लो, ऑल द अपवर्ड फोर्सेज शुड बी इक्वल टू ऑल द डाउनवर्ड फोर्सेस। ओके, ये बात हो गई, चलो। तो अब तुम्हारे पास जो है यहाँ पे कितनी अपवर्ड फोर्सेस लग रही हैं? दो अपवर्ड फोर्सेस हैं, दो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं, राइट? T1 इज अपवर्ड फोर्स प्लस T2 इज ऑल्सो एन अपवर्ड फोर्स, राइट? दो डाउनवर्ड फोर्स है, 24 प्लस 100, राइट? तुमने अब देखो, जब फोर्सेस को कंसिडर करो तो डिस्टेंस नहीं लेना है तुम्हें, ओके? अच्छा जी, सो वही अली होशियारी मत करो, उसे एक ही ऑप्शन दे रखा है, तुम वही देख के बता रहे हो। अच्छा जी, चलो, कोई बात नहीं। सो 56 इज इक्वल्स टू 124, सही है। सो T1 इज इक्वल्स टू 124 माइनस 56, कर लो प्लीज, कितना आता है? 68।
16। देखो एक ही ऑप्शन उस कम ने दे रखा है ऐसा, सही, तो तुम एक भी निकाल लोगे दूसरा आ जाएगा तुम्हारे पास, राइट। गुड, वेरी गुड, सही हो गया। चलो, ये हमारे पास जो होता है ना मतलब मोमेंट के चैप्टर में ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन कंसिडर होता है, राइट। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ द मोमेंट चैप्टर, ओके, जिसके अंदर दो पिवट दिए हुए होते हैं, तो वो तुमसे रिजल्टेंट फोर्स भी निकलवाएगा और मोमेंट भी निकलवाएगा, ओके। तो तुम्हें इस तरह से सॉल्व करना आना चाहिए। आ जाओ आगे चलते हैं। यहाँ तक हमारे पास कैलकुलेशन की सारी चीज़ें अब कंप्लीट हो गई, कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पे, सही है। अच्छा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है, अब यहाँ ना हमने थोड़ी सी स्टेबिलिटी समझनी है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट अगर स्टेबल होता है ना तो उसमें मतलब जो है ना वो, यानी अगर तुम किसी भी चीज़ को रखो ज़मीन पे, या तुम खुद खड़े हो, सही है, तो अगर तुम ज़मीन बिल्कुल वो है मतलब स्मूथ, वो नहीं है, स्मूथ नहीं है, रफ है, तो तुम सुकून से आराम से खड़े हो जाओगे। लेकिन जितनी ज़मीन स्लिपरी होगी, स्मूथ होगी, स्लिपरी होगी, कोई पाउडर पड़ा है, कोई पानी पड़ा है, कोई तेल पड़ा है, कोई कुछ भी पड़ा है, तो उसमें तुम्हारे गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तुम्हारी अनस्टेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे, राइट। इसी तरह से अगर गाड़ी चला रहे हो आप, सही है, गाड़ी को हाई स्पीड पे मोड़ोगे, अनस्टेबिलिटी होती है। अगर गाड़ी बड़ी जीप है कोई, सही है, तो उसके टॉपिल पलटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको आइडिया होगा। सही, इसी तरह से जो है ना वो तुम्हारे पास ये अनस्टेबल है। तुम चेयर पे बैठे हो तो कोई बोरिंग टीचर का पीरियड स्टार्ट हो जाए, तुम चेयर पे बैठे हो, सही, तुमने चेयर से जो है ना झूला झूलना स्टार्ट कर दिया, तुम उसको बार बार पीछे करो, दो टांगों पे उसको खड़ा कर लो, सही है, पहाड़ी बकरे की तरह। तो अब क्या होता है कि अगर तो वो चेयर तुम्हें 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 खुद अंदाजा होता है कि किस पॉइंट पे जो है ना चेयर बैलेंस हो रही है, किस पॉइंट पे अनबैलेंस हो रही है, राइट। यानी तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि तुम दो चेयर के पीछे वाले जो 2 फुट्स हैं उन पे किस किस तरह से होल्ड कर सकते हो, और तो बहुत मुश्किल होता है। और तुम्हें ये भी पता होता है कि कितना पीछे जाना है कि तुम जो है ना सेफ रह सकते हो, और कितना पीछे नहीं जाना है कि तुम गिर सकते हो, राइट। तुम्हें ये सब चीजें पता होती है, अंदाजा हो रहा होता है, खुद ही जो है ना अपने आप से अंदाजा हो रहा होता है, सही है। तो ये चीज़ जो है ना वो हमारी ये आ जाती है, स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में आता है, सही। स्टेबिलिटी के अंदर सबसे पहले ना सेंटर ऑफ मास होता है, इसकी डेफिनेशन रटी हुई होनी चाहिए तुम्हें। सेंटर ऑफ मास, अच्छा, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ वेट या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कहते हैं, सेंटर ऑफ वेट या सेंटर ऑफ ग्रेविटी में थोड़ा सा फर्क है, सही। हम सेंटर ऑफ मास में कहते हैं कि देखो मास स्केलर क्वांटिटी है, सही है, तो मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो हम कहते हैं कि अ पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंसिडर टू कॉन्सेंट्रेट, मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि सारा मास यहीं पे है, आगे पीछे नहीं है, राइट। ऐसा फील होगा तुम्हें, राइट। लेकिन सेंटर ऑफ वेट या सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको कर लो, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम इसको कर लेते हैं, ग्रेविटी, सही। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या सीन है, सेंटर ऑफ वेट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से वेट लग जाता है, सही। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है हम ये कह लेते हैं कि भाई हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट जो होगा, उसका जितना भी वेट होगा ना, वो उस पॉइंट से, अगर किसी एक पॉइंट सेट करा हो तो हम उसको सेंटर ऑफ वेट कहते हैं, ओके। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ वेट में सिर्फ ये एक्ट का फर्क है, राइट। वहां पे जो है वो हमने लिखा था कॉन्सेंट्रेट, सही है, सारे जमा हो जाएंगे, एक्ट नहीं होगा, राइट। एक्ट एक्ट कहीं से, कोई भी चीज एक्ट होती है ना, कोई भी एक्शन होता है तो वो एक सर्टेन डायरेक्शन में होता है, राइट। तो ये चक्कर है, राइट। अच्छा, मैंने तुम्हें इससे रिलेटेड बाकी चीजें बता दी कि भाई अगर तुम्हारे पास अगर फॉर अ सिमेट्रिकल बॉडी, सिमेट्रिकल बॉडी का मतलब ये कि भाई तुम्हारे पास कोई स्क्वायर है, कोई ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, राइट। तो फॉर ए स्क्वायर, फॉर द सिमेट्रिकल बॉडी, इट यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास लाइज इन द सेंटर। तुम मोबाइल उठाओ, मोबाइल का सेंटर ऑफ वेट बिल्कुल सेंटर में होगा। तुम कॉपी उठा लो, कॉपी का सेंटर ऑफ वेट बिल्कुल सेंटर में होगा, राइट, बिल्कुल नोन शेप में तुम्हारे पास, सही। लेकिन तुम्हारे पास नॉन सिमेट्रिकल बॉडी है, फॉर नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, सही, नॉन सिमेट्रिकल बॉडी है तो उसके अंदर जो है वो तुम्हारे पास ये अलग अलग होगा, सही हो गया। सो सो आपके पास जो है नॉन सिमेट्रिकल बॉडी है, तो अगर जहाँ पे वेट ज़्यादा है तो वहाँ पे तुम्हारा जो है ना सेंटर ऑफ वेट होगा, राइट। तो ये तुम्हारे पास जो है ना छोटे से दो कॉन्सेप्ट हैं, राइट। अच्छा, अब इन्हीं से रिलेट होता है स्टेबिलिटी का सिनेरियो, राइट। देखो स्टेबिलिटी के अंदर हमें क्या चाहिए, स्टेबिलिटी के अंदर हमें ये चाहिए कि भाई हमारे पास जो है एक तो यानी दो कंडीशन है स्टेबिलिटी की। एक कंडीशन ये है कि सेंटर ऑफ वेट जितना ज्यादा जमीन के करीब होगा ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। और दूसरा बेस एरिया जितना बड़ा होगा ना ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ये दो कंडीशन है स्टेबिलिटी की। तुमसे अगर कोई पूछे कि भाई तुम खड़े हुए हालत में, बैठे हुए हालत में, या लेटे हुए हालत में कौन सी हालत में सबसे ज्यादा स्टेबल हो, तुम ऑब्वियसली बोलोगे कि भाई लेटी हुई हालत में, क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ वेट हमारे सबसे ज्यादा ग्राउंड की तरफ उसी हालत में हो सकता है, राइट।
इसी तरीके से अगर तुम जो है ना अगर जैसे जो जोकर होते हैं जिनके बड़े बड़े लंबे लंबे पाँव उन्होंने लगाए हुए होते हैं, नकली पाँव, राइट, तो वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, राइट। उनको अपना हर हर स्टेप बहुत केयरफुली रखना होता है, क्योंकि अगर वो एक स्टेप भी उनका आगे पीछे हुआ तो फिर अगला स्टेप जो है वो कब्र में होगा उनका, समझ लो। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली अब अगर तो वो अपना बेस एरिया बहुत, तुम बुर्ज खलीफा को देखो। बुर्ज खलीफा का इतना लंबा टावर है, राइट, तो जितना लंबा टावर होगा ऑब्वियसली बात है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा इफेक्ट करेगी, राइट। उतना कम स्टेबल होता रहेगा, क्योंकि आपका आप जितना लंबा बना रहे हो तो सेंटर ऑफ वेट भी जो है उतना ऊपर जाता रहेगा, राइट। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो बेस बहुत ज्यादा ब्रॉड रखी हुई है, बहुत, तुम जो है ना बुर्ज खलीफा को दूर से देखो पिक्चर में, तो तुम्हें अंदाजा होगा कि उसका जो बेसमेंट है, जो बेस है उसका, वो बहुत बड़ा है, और वो ऊपर जाते जाते ना वो छोटा हो रहा है, राइट। तो वो इसी वजह से रखा हुआ है कि सेंटर ऑफ वेट जो है ना वो नीचे जमीन की तरफ रहे। अगर सेंटर ऑफ वेट ऊपर चला गया तो मसला हो जाएगा, बेस अगर छोटी हो गई ना तो मसला हो जाएगा, हल्की सी हवा चलेगी, ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा, राइट। तो ये आपके पास जो है वो सेंटर ऑफ वेट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है, राइट। और अच्छा जनाब, चलो यहाँ तक तो ये बात हो गई हमारी। चलो कुछ क्वेश्चन इसके देखते हैं, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन देखते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना हम इसके जो है ना स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। उसे वो जो है ना कुछ एक दो क्वेश्चन है मजे के, और उससे जो है ना वो तुम्हें बस जाएगा। लेट मी शो यू। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी करते। सिंपल से तुमने दो रूल देखे। चलो, अच्छा जी देखो, तुमसे क्या कह रहे हैं, तुमसे कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज फोर टेबल लैम्प्स रेस्टिंग ऑन द टेबल, द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ईच लैम्प इज लेबल। अच्छा, तुम्हें सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का सेम रूल है, ओके। तुमसे कह रहे हैं विच लैम्प इज मोस्ट स्टेबल, राइट। तुम्हें ये देखना है कि भाई कौन से का सरफेस, कौन से बेस एरिया ज्यादा बड़ा है, और कौन से का जो है ना सेंटर ऑफ वेट नीचे है, तुम्हें सिर्फ ये देखना है, सही है। देखो इसका सेंटर ऑफ वेट बहुत ऊपर है, अनस्टेबल हो गया, इसका सेंटर ऑफ वेट बहुत नीचे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ मास बहुत नीचे है, और इसका बेस एरिया भी रिलेटिवली बड़ा है। इसका बेस एरिया रिलेटिवली बड़ा है बट सेंटर ऑफ वेट बहुत ज़्यादा ऊपर है, सही है। तो सी और ए तो खत्म हो गए, बी और डी में से तुम चूज कर सकते हो, लेकिन डी का बेस एरिया जो है वो छोटा है, तो इस तो वजह से बी तुम होगा ना? बी कह सकते हो, वेरी गुड, सही हो गया। आ जाओ एक और देख लेते हैं। अच्छा जनाब, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है वो तुम्हें कह रहा है कि ये वाला देख लो, सही है। हम्म, कहाँ पे लगाऊं यार, अगले पेज पे जाना पड़ेगा। चलो चले आते हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ। सही है, अब तुमसे ये कह रहे, सही है। रूहान, रूहान जरा करा सकते हो प्लीज, रूहान रीड कर लोगे Yes, sir. प्लीज। The lamp in the diagram is not very stable and falls over easily, which row shows changes that would definitely make the lamp more stable. सही है। देखो दो काम करवा रहा है तुमसे, क्या करवा रहा है, बेस एरिया क्या होना चाहिए ब्रो, ज्यादा ज्यादा होना चाहिए, सही है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर नीचे, नीचे। नीचे, वेरी गुड, सही है। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होनी चाहिए और बेस एरिया वाइडर होना चाहिए, परफेक्ट। चलो हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो एक और क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन और है, सही। रूहान ये भी आप भी कर लो। Okay. The diagram shows a stand. The stand holds a heavy mass above the bench, which do changes would definitely make the stand more stable. हम्म, इसमें भी वही बात है, Yes. सही है। लोअर द मास एंड वाइडर द बेस, ओके। Sir, B, सी, B, B. बी, वेरी गुड, परफेक्ट, सही है। वन लास्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज दिस वन। आ जाओ भाई। ये वो करवाएगा, कौन करवाएगा, यासिर करवा सकते हो, यासिर माइक है। अबे पढ़ दो लो यार, बगैर पढ़े तुम लोग ये बोल लो, शर्म नहीं आई तुम लोगों को। यासिर के पास माइक नहीं है, अरे यार यासिर मैं तुम्हारी आवाज़ से महरूम हो गया। अच्छा चलो, फात तुम करा दो प्लीज, तुम रीड कर लो। Uh, Point X is the center of mass of a
lamina in the shape of a triangle with sides of equal length. The top of the triangle is cut off along the dotted line as shown. What happens to the center of mass X? जनाब Hmm. Moves towards the bottom, like थोड़ा सा नीचे. A. ओके, मूव टुवर्ड द बॉटम ऑफ द पेज, फाइन। क्योंकि अगर आप जहाँ से मतलब ऑब्जेक्ट कम कर रहे हो तो वो जो है वो आपका उसी तरफ मूव होगा जहाँ पे ज़्यादा मास है। चलो वेरी गुड हो गया, जी. सही हो गया। चलो यहाँ तक तो आपको बातें समझ में आ गई। कुछ एक दो क्वेश्चन और करते हैं पेपर टू के जो कि उससे रिलेटेड हो, और फिर उसके बाद जो है वो एंड करेंगे। सही, आज। आपने कहा था आखिरी क्वेश्चन है. अबे तो इसका आखिरी क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। 1 घंटा भी नहीं हुआ बे अभी तो, अभी 50 मिनट हुए सिर्फ। हम्म. मुझे अपने पैसे ही हलाल करने दो यार, नहीं। चलिए चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। पी देखो, मैं एमसीक्यू ज़्यादा तुम लोग को होमवर्क नहीं देता हूँ। मैं तुम लोगों को जो है ना, जैसे अभी पिछले 2 चैप्टर में दिया, अब इसमें जो है वो मोमेंट के तुम्हें कोई एमसीक्यू होमवर्क नहीं मिलेगा, इसके कुछ क्वेश्चन मिलेंगे होमवर्क, सही। अच्छा जनाब, अरे यार शिट, सॉल्व हुआ है। कैलकुलेट आर, व्हाट इज आर 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 आर। चलो ये कर लो, आ जाओ भाई। इफ़त ब्रो ज़रा करवा दोगे प्लीज़। State the two conditions which must be true for an object to be in equilibrium. अभी पढ़ा भाई, क्या था? Anti-clockwise and clockwise movement should be equal. ओके, इसको आप लिख सकते और हो कि ज़ीरो रिजल्टेंट मोमेंट। ओके, दूसरा? सर वो रिजल्टेंट फोर्स अभी अलग पढ़ा. ब्रो, ज़ीरो। Resultant force should be zero. अबे हाँ सही है, ज़ीरो रिजल्टेंट फोर्स, वेरी गुड बच्चों। आगे आ जाओ। चलो, ये रीड कर लो प्लीज़। The distance the distance PQ is 100 centimeter. The mass of the meter rule is 0.12 kg and its weight is W. परफेक्ट। On figure 2.1, draw and label an arrow to show the force W acting on PQ at the center of mass, and arrow to show the force R acting on PQ at the pivot. परफेक्ट, कहाँ पे बनाओ भाई? डिस्टेंस बता सकते हो डब्ल्यू का कहाँ पे आएगा? फ्रॉम लेट्स से फ्रॉम W पॉइंट पी। from P W. सर W ये मिडिल का है ना? बिल्कुल, सेंटर ऑफ मास तुमसे कह रहे हैं मिडिल मिडिल. का होगा, बिल्कुल सही है। तो ये जो है ना, ये इधर आ जाएगा। हाँ सर मिडिल, सो 50 सेंटीमीटर. सही, 10 + 40 करोगे सर. 50 आ जाएगा। ओके वेरी गुड, आ गया 0.12। आगे चलिए प्लीज़, आगे चलिए, डब्ल्यू आगे। An arrow to show the force R acting on PQ at the pivot. कहाँ बनेगा? पिवट के ऊपर. पिवट के एग्जैक्टली ऊपर, वेरी गुड, सही। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, सही। इन्होंने आर से शो किया। चलो, अच्छा इफ़त ब्रो मुझे ये बता सकते हो कि ये जो आर है जिसको हम आर कह रहे हैं, क्या ये मोमेंट जनरेट करेगी? नो सर. रीज़न? Directly above the pivot. परपेंडिकुलर So डिस्टेंस नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड, yes सही हो sir, गया। perpendicular. अब देखो उसने क्या कहा, बाय टेकिंग द मोमेंट अबाउट पिवट। ओके, उसने मेंशन कर दिया कि पिवट तुम्हारे पास ये है, सर सही। कैलकुलेट एफ, बोलो कहाँ, कौन बोल रहा मैं है? सर बोलो अगर बोलो। आप पिवट के ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं यस, तो मतलब कि पिवट उठ वो ऑब्जेक्ट पिवट से उठ रहे हैं वेरी गुड। तो लेकिन नहीं उठता। बेसिकली क्या होता है, ये हम नहीं फोर्स लगा रहे। बेसिकली हुआ क्या है, जब हमने ऑब्जेक्ट को पिवट पर रखा है ना, सो ड्यू टू द कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पिवट, सही, पिवट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा होगा अपवर्ड, राइट। देखो अच्छा. अगर तुम भारी चीज हल्की हाँ चीज, हाँ. मतलब अगर तुम कीचड़ में पाँव रखो, पानी में पाँव रखो, तुम अंदर गिर जाओगे, राइट। क्यों? क्योंकि हम्म. पानी ने इनफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तुम्हें नहीं अप्लाई किया कि हम्म. तुम उस पर खड़े हो सके। लेकिन हम्म. जमीन पे तुम खड़े हो तो आराम से खड़े हो जाते हो, क्योंकि वो इनफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा तो देता है, मतलब राइट। कि पिवट ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं. फोर्स लगा रहा है बे, प्रेशर नहीं। कह क्या सकते हो वही प्रेशर, वही. बट फोर्स फोर्स लगा रहा है, राइट। जी. सही हो गया ना? दिस इज नॉट द फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग, दिस इज नॉट द फोर्स पिवट्स अप्लाइंग। ओके फाइन। चलो, तो अब हमारे पास बेसिकली तीन फोर्सेस आ रही हैं, एक, दो और तीन। तीन मोमेंट आ रहे हैं, सही है। अच्छा जनाब, सो
ये वाला मूवमेंट और ये वाला मूवमेंट एक डायरेक्शन में, दूसरा वाला ऑपोजिट है, सही है। सो इफत ब्रो, 0.5 न्यूटन की जो फोर्स है कितने डिस्टेंस पे लग रही है? times 10 10 के, वेरी गुड, सही है। प्लस ये एफ भी जो है सेम डायरेक्शन में आ रहा है, सही है। सो एफ कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? times 50. ओए, Sir, oh, this one. 100. My bad, sir. अबे 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 अबे, टोटल लेंथ है 100 की, तुमने 90 पे रखा हुआ है ना Oh, पिवट। 40, 50, 90, 90. यस, वेरी गुड, सही हो गया। अच्छा जनाब, सो वेट तुम्हारे पास कितने पे लग रहा है भाई पिवट से? 0.12 अबे वो times तो 40. टाइम्स 40, वेरी गुड। सो ये 40 आ गया और यहाँ पे तुमने रख दिया 0.12, गुड। अच्छा जनाब, वेट आ जाएगा, निकाल लेते हैं। सो ये हो जाएगा 5, सही है, प्लस 90 एफ इज इक्वल्स टू 12 चौक 48, 4.8, ओके। ज़रा इसको इधर उधर फेंको। सो ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 90, कितना बन रहा है? कैलकुलेटर रहेगा कुछ, बोलो तो यार। So 0.2 over 90, 2.22 times 10 to the power negative 3 आ रहा है. 2.22, लेकिन इतना छोटा क्यों आ रहा है? पावर -3 भी है, हम्म, मल्टीप्लाई 10⁻⁹। Negative times 10 to the power negative 3. चलो ओके, मैं ज़रा इसका आंसर भी चेक कर लूँ। बाय द वे, उससे फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए, चल जाना यार। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे ख्याल से सही आ रहा होगा, बट लेट मी, सो हमारे पास जो फोर्स आ रही, नहीं 0.48 आ रही है, 0.48। चलो, अल्लाह अकबर। क्या कर सकते हैं? अच्छा चलो कन्वर्जन करके देख लेते हैं, कन्वर्जन करके सही होता है। हमारे पास आ रहा है, ये आ जाएगा 0.1, सही है, ये हो जाएगा 0.9, सही है, ये हो जाएगा 0.4, सही है। अच्छा जनाब, सो ये हो जाएगा 0.01, 0.05, राइट, ये हो जाएगा 0.9, और ये हो जाएगा 0.048, ऐसे ही। जी सर. अच्छा जी, तो अब जब तुम इसको माइनस करोगे, 0.05 माइनस 0.48, सही है, 0.0 सेम ही आंसर है। है। लो जी, तो इसका मतलब फिर हमने कोई डिस्टेंस गलत लिया हुआ होगा। अच्छा जी, देखते हैं कोई डिस्टेंस हमने गलत तो नहीं लिया हुआ। 10 यहाँ से नहीं आ सर, रहा है, चेंज आंसर। कितना आ रहा है? 0.1, सही है। सो 0.4, सही है जनाब। सो 0.5 माइनस 0.048, आंसर डिवाइडेड बाई 0.9, इतना ही आ रहा है, सेम ही है। सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। अच्छा जी, अब ज़रा मुझे मार्किंग की देखो। करेक्ट मोमेंट सीन, ओके ओके, इक्वेशन रिलेटिंग 5 न्यूटन है, एफ है, सही है जनाब। ओके, क्यों इनका इनका तो अजीब सा, इनका 0.48 आ रहा है, 0.48 तो बन भी नहीं रहा किसी तरीके से। इसका मतलब हमने कोई चीज़ मिस किया यार, एक मिनट। ये सही है, 5 न्यूटन वो दिया हुआ है, और 0.12 ये दिया हुआ है हमें। 0.12 हमने 40 पे लगाया, हाँ 40 पे लगाया, सही है। और एफ जो है वो हमने 90 पे लगाया, सही है यार। ये हमें जो है वो यूं घुमा रहा है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है, ये भी सही है। पिवट कैलकुलेट एफ, हाँ 0.048, तो इनका 0.43 डिवाइड बाई 90, और 0.43 डिवाइड बाई 0.9, डिवाइडेड बाई 0.9, उनका ऊपर 0.43 बच रहा है। अबे यार, तौबा 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 तौबा, उसने कह रखा है कि दिस इज मास नॉट वेट, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वेट ना। सो 0.
इंटू 9.81। ओके, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सही है, सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आसानी के लिए वही ले लेते हैं, 10 90, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 40। चलो, सो 5 f इंटू 90, सही, इसको यहीं छोड़ देते हैं। और 0.12 इंटू 9.81 इंटू 40, राइट, माइनस 0.5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 5। सही है। और अच्छा जी, डिवाइडेड बाय 90 कर दोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। सही, ज़रा कर दो, अब सही आ जाएगा इंशाल्लाह। 4.8 इंटू 9.81 माइनस 5 डिवाइड बाई सर 90। 0.48 आंसर है। यस, यस 0.4 0.48. 0.48, वेरी गुड। सो न्यूटन। चलो आगे आ जाओ। अबे यार, इतना छोटा सा आसान सा क्वेश्चन, बेकार सी गलती हुई। अच्छा जी, उसने कहा कैलकुलेट आर, कैलकुलेट आर। अब देखो, कैलकुलेट आर, जो भी फोर्स पिवट पे लग रही होगी, देखो ट्रिक याद रखना, ट्रिक क्या याद रखनी है, जो भी फोर्स पिवट पे लग रही होगी उसके लिए तुम मोमेंट का तो कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, उसके लिए तुम्हें रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, राइट। अब देखो, दो फोर्स नीचे लग रही है, एक ये नीचे लग रही है, एक ये नीचे लग रही है, दो फोर्स ऊपर लग रही है, एक ये ऊपर लग रही है और एक आर ऊपर लग रहा है, राइट। तो तुम्हारे पास आर प्लस जो एफ हमने निकाला विच इज 0.48, राइट, इज इक्वल्स टू जो फोर्स नीचे लग रही है विच इज 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.12 जो कि मास है इंटू 9.81 करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा वेट। ओके, तो 0.48 को वहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस वहाँ जाके। सही है, कर दो, कितना आता है जनाब? हाउ मच? 1.1972। ओके, सो आप कह रहे हो 1.19, तो 1.2 ले लेते हैं ना, 1.2 एस एफ न्यूटन के अंदर। परफेक्ट। चलो, तो अब देखो, एक क्वेश्चन मैंने इसका करा दिया, इसके तकरीबन सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आने वाले हैं। सही है, तकरीबन सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आने वाले हैं। और इसके अंदर जो है ना, थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन है, या पता नहीं 15 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, राइट। 10 क्वेश्चन है, लो तो तुमने ये पूरा करना है फिर। 10 क्वेश्चन है तो फिर पूरा करना होगा। सही है, ये वर्कशीट में सेंड कर रहा हूँ, और इसकी जो है ना डेडलाइन वेंसडे तक है, समझ रहे हो ना। तो ओके सर। इसको इसको पूरा करके दो, और इंशाल्लाह जो है वो फिर कल की क्लास में हमारा इस हुक्स हुक्स लॉ जो है, छोटा सा चैप्टर है, वो कल हम निपटा देंगे। सही है, और उसके बहुत कम क्वेश्चन, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन है उसके, शायद होमवर्क भी ना मिले। सही है, तो ये चक्कर है। नेक्स्ट वीक जो है वो हमारी जनरल फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, उससे अगली वीक मैंने टेस्ट लेना है। सही है ना, तो इसलिए जो है अपने हिसाब से तैयारी रखना प्लीज़। सही है, जनरल फिजिक्स से मैं टेस्ट लूंगा, और फिर उसके बाद जो है वो आगे लेके चलेंगे। चलो, बस अब आज की कहानी तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह जो है वो तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में तंग करेंगे। सही है, चलें। ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह Assalamu हाफिज़। alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम, रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।